नया जन्म लेने के तुरंत बाद मैंने अपने ड्राइवर से सबसे महंगी कार निकालने को कहा ताकि वह मुझे स्कूल से लेने आ सके। यह सब इसलिए क्योंकि मेरे दो मुँहे दोस्त ने मेरी बचपन की दोस्त को पटाने के लिए न सिर्फ इशारा किया था हमारे क्लासमेट्स को कि मैं पूरे स्कूल में अकेला गरीब स्टूडेंट हूँ, बल्कि खुद को एक छुपा हुआ अमीर खानदान का वारिस भी दिखाया था। इसलिए जब वह स्कूल के बाद फिर से मेरे पास आया और कहने लगा कि अगर मुझे कोई लेने नहीं आ रहा तो मैं उसकी फैमिली की लग्जरी कार से घर जा सकता हूँ, तभी स्कूल के गेट पर एक लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस आकर रुकी, जिसे देखकर वहां खड़ी भीड़ दंग रह गई। ड्राइवर कार से बाहर निकला और सीधा मेरे पास आया। उसने इज्जत से कहा, यंग मास्टर, मालिक ने मुझे आपको घर ले जाने के लिए भेजा है। यह देखकर कि वह कार मेरी थी, बाकी सब लोग पूरी तरह हैरान रह गए। गुयू, ये गुयू कैसे हो सकता है? आखिर यह गुयू है कौन? उसका खानदान इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकता है? तियानहाओ तो गुयू का अच्छा दोस्त है। क्या तुम्हें पता है कि गुयू का फैमिली बैकग्राउंड क्या है? उस वक्त हान तियानहाओ को अपना आधा चेहरा दर्द से जलता हुआ महसूस हुआ, ऐसे जैसे किसी ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। एक लिमिटेड एडिशन रोल्स रॉयस, इसे खरीदने के लिए कितने सारे पैसे चाहिए होते हैं? हान तियानहाओ ने गुस्से में चुपके से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। तब तक मैं कार के अंदर बैठ चुका था। मैंने मिरर में से हान तियानहाओ के पापा को देखा, लेकिन मेरी कार के सामने उनकी कार बिल्कुल सस्ती लग रही थी। मुझे इस तरह बदला हुआ देखकर ड्राइवर खुद को रोक नहीं पाया और बोला, यंग मास्टर, क्या आपको दिखावा करना पसंद नहीं था? मैंने अपना इरादा बदल लिया है। आज से मुझे रोज लेने और छोड़ने आया करो। जितना ज्यादा दिखावा हो उतना अच्छा है। सबसे अच्छा होगा अगर हम रोज कार बदलें। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गया और बोला, यंग मास्टर, आपको यह बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। मैं ग्यू फैमिली का सबसे लाडला बेटा था। बचपन से ही घर के सभी लोग मुझे पलकों पर बिठाकर रखते थे कि कहीं मुझे चोट न लग जाए, और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। मैंने पूछा, अंकल ली, क्या आज रात कोई डिनर पार्टी है? उन्होंने कहा, हाँ, ये मिस ये के साथ आपकी शादी के रिश्ते के बारे में है। बहुत बढ़िया। मैंने साफ साफ याद किया कि पिछली जिंदगी में इसी डिनर पर मेरी माँ इस रिश्ते को तोड़ना चाहती थी, लेकिन यूयन की माँ हर हाल में चाहती थी कि वह हमारे खानदान में शादी करे। यूयन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन वह अपनी माँ की बात को टाल नहीं सकती थी। आखिर ये फैमिली पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर थी। ग्यू फैमिली की मदद के बिना ये फैमिली आधे साल से भी कम समय में कंगाल हो जाती। पिछली जिंदगी में मेरा दिल बहुत नर्म था। मैं अपनी बचपन की पसंद की फैमिली को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे यूयान से शादी करने के लिए हाँ कर दी, कॉलेज खत्म होने के तुरंत बाद। लेकिन इस जिंदगी में मैं फिर से वही बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। जल्दी ही कार फोर सीजन्स होटल के गेट पर पहुंच गई। मैं कार से बाहर निकला और मैंने तुरंत यूयान को देखा, जो अभी अभी वहां पहुंची थी। होटल के बाहर यूयान जानबूझकर मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे अपनी तरफ आते देखकर उसने गुस्से से कहा, गुयू, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुमसे शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर यूयान ने गुस्से से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। पहले मैं उसे पसंद करता हूँ, ये बात सभी को पता थी। कोई भी समझ सकता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं, इसलिए उसने भी कभी इस बारे में बात नहीं की। वैसे भी उसे मुझ में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन अब जब उसने सुना कि मैं उसे पसंद नहीं करता और उससे शादी नहीं करना चाहता, तो यूयान ने एक ठंडी सांस ली। उसे लगा कि रिजेक्ट होने के बाद मैं बस अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ। वीआईपी प्राइवेट रूम के अंदर मेरे पेरेंट्स पहले ही बैठ चुके थे, और ये फैमिली की तरफ से, क्योंकि उनके पापा का जल्दी इंतकाल हो गया था, इसलिए सिर्फ उनकी माँ ही सब कुछ संभाल रही थी। जैसे ही यूयान और मैं रूम के अंदर गए, ये की माँ मेरे पास आई और प्यार से मेरा हाथ पकड़ लिया। प्यारे गुयू, अपने आप को देखो। कुछ दिनों से तुमसे नहीं मिली और तुम कितने कमजोर हो गए हो। अब तो तुम और भी हैंडसम लग रहे हो। मुझे अच्छी तरह याद था कि ये की माँ हमेशा चालाकी करती थी। जब पिछली जिंदगी में मैंने यूयान से शादी की थी, तब मेरी सास ने मेरी दौलत पर नजर रखी हुई थी। यूयान और मेरी शादी होने से बहुत पहले ही उन्होंने शादी के बाद हमारी प्रॉपर्टी हड़पने की तैयारी शुरू कर दी थी। बाद में ये की माँ पूरी तरह उस पैसे पर जीती रही जो मैं उनके खानदान में लाया था, ताकि वह आराम से अपना बुढ़ापा गुजार सकें। और बाद में वह बड़े ठाट बाट से तैयार होकर यूयान और हान तियानहाओ की शादी में गई थी। ये की माँ के खुश चेहरे को देखकर मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोला, आंटी, ये मेरा वजन पिछली बार से 10 पाउंड बढ़ गया है। आज हम सीधा काम की बात करते हैं। मेरा ऐसा रूखा व्यवहार देखकर ये की माँ थोड़ी परेशान हो गई। उनके पास खड़ी यूयन गुस्से में बोली, गुयू, तुम मेरी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो ये यूयन? मेरे इस जवाब पर यूयन ने गुस्से से कहा, गुयू, अपने इस यंग मास्टर वाले नखरे को बंद करो। आई नो यू लुक डाउन ऑन आवर ये फैमिली, और यह कि हम तुम्हारे बराबर के नहीं हैं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा बोल दो। ये की माँ ने गुस्से में यूयान के हाथ पर मारा। यूयान, तुम कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो? उनका खानदान इस वक्त बर्बाद हो रहा था। अगर उन्होंने गू फैमिली का साथ खो दिया
तो सिर्फ ये माँ बेटी मिलकर अपने खानदान को कैसे बचा पाती। युयान ने अपना गुस्सा बिल्कुल नहीं छुपाया और बोली, माँ, मुझे मत रोको, मैं सच कह रही हूँ। ये सुनते ही मेरे पेरेंट्स के चेहरे का रंग बदल गया। अगर थोड़ी देर पहले तक वह बस इज्जत से बात कर रहे थे, तो अब उनके चेहरे पर झूठी हंसी भी नहीं थी। तो युयान मेरे बेटे के बारे में ऐसा सोचती है। लगता है उसे भी मेरे बेटे से शादी करने का कोई शौक नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम ये रिश्ता यहीं खत्म कर दें। ये की माँ ने कहा, युयान तो अभी बच्ची है, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। मैं अभी युयान से कहूंगी कि वह गुयू से माफी मांगे। और वैसे भी क्या गुयू हमेशा से युयान को पसंद नहीं करता? इन दोनों बच्चों के बीच बस थोड़ी नोक-झोंक हो रही है। गुयू, क्या मैं सही कह रही हूँ? ये की माँ ने परेशानी से मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने आराम से जवाब दिया, आंटी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। युयान और मेरे बीच सिर्फ बचपन की दोस्ती रही है। अभी अभी होटल के गेट पर युयान ने मुझे साफ साफ कह दिया है। उसने कहा कि वह मुझे पसंद नहीं करती और मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ सब साफ करने आया हूँ। मैं इस रिश्ते को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। मेरी ये बात सुनकर ये की माँ दंग रह गई और युयान तो हैरत से वहीं खड़ी रह गई। पहले मैं चुपके से उसे पसंद करता था और उससे बात करने के बहाने ढूंढता था। उसे ये सब पता था, तो फिर मैं अचानक इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कैसे तैयार हो गया। मेरे पेरेंट्स भी हैरान रह गए। मैं हमेशा से बहुत जिद्दी था। उन्होंने मुझे हमेशा समझाया था कि मैं ये फैमिली में शादी न करूं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनता था। मैंने आज अचानक अपना इरादा क्यों बदल लिया? मैंने कहा, आंटी, अब खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद से हमारे दोनों परिवारों को आपस में कम मिलना जुलना चाहिए। इतना कहकर मैं खड़ा हुआ और अपने पेरेंट्स के पास गया। माँ, पापा, चलिए चलते हैं। अपने सामने बैठे अपने पेरेंट्स को देखकर मेरी आंखें थोड़ी नम हो गईं। मेरी पिछली जिंदगी में मेरी जिद की वजह से ही हमारे ग्यू परिवार को युयन के गुस्से और बदले का सामना करना पड़ा था। सच कहूं तो युयन एक एहसान फरामोश लड़की थी। पिछली जिंदगी में मेरे माँ बाप ने ये परिवार की बहुत मदद की थी, लेकिन बाद में जब ये परिवार ताकतवर बन गया और युयन के पास पैसा और रुतबा आ गया, तो सबसे पहले उसने हमारे गू परिवार को ही बर्बाद किया। क्योंकि युयन बहुत घमंडी और छोटी सोच वाली थी। उसे हमेशा लगता था कि मेरे माँ बाप ने जो हमारी शादी करवाई थी वह ये परिवार की बेइज्जती थी और उन पर एक तरस खाने जैसा था। इसलिए जैसे ही उसके पास ताकत आई, वह हमारे गू परिवार को खत्म करने के लिए बेचैन हो गई, ताकि वह अपनी इस झूठी बेइज्जती का बदला ले सके। ऐसी औरत हमारे गू परिवार की मदद के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। जब हम रात के खाने के लिए घर पहुंचे, तो मैंने अपना वजन कम करने का पक्का फैसला कर लिया। मेरी माँ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाने की प्लेट लेकर अंदर आई। अपने सामने उबली हुई सब्जियां और श्रिम्प देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी माँ ने प्यार से कहा, चाहे तुम कितना भी वजन कम करना चाहो, तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही। अब से मैं मेड से कहकर तुम्हारे लिए डाइट का खाना बनवाया करूंगी। मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। माँ और पापा का साथ होना कितना अच्छा लगता है। यह सब झेलने के बाद मुझे आखिरकार परिवार की अहमियत समझ में आई। मेरे वजन को लेकर जो डर मेरे अंदर था, उसकी वजह से मैंने अपने माँ बाप के प्यार को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था और मैं वही प्यार दूसरों में ढूंढने लगा था। शुक्रिया माँ। मैंने अपना सिर झुकाया और सब्जी के बड़े बड़े निवाले खाने लगा। मैंने पक्का सोच लिया था, 3 महीने के अंदर मैं जरूर पतला हो जाऊंगा। अगले दिन मुझे इतनी भूख लगी थी कि चक्कर आने लगे। जब मैंने अपना वजन नापा तो पता चला कि मेरा 5 पाउंड वजन कम हो गया है। खुश होने के बावजूद मैं जानता था कि यह सिर्फ पानी का वजन कम हुआ है। वजन कम करने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। मैं बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकता था। स्कूल में रोज बड़ी बड़ी गाड़ियों से आना और जाना बाकी स्टूडेंट्स को जलन से लाल पीला कर देता था। मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। हन तियानहाओ ने मुझे चॉकलेट का एक टुकड़ा दिया। जब मैं छोटा था, भले ही मैं खुद को लेकर परेशान रहता था, पर मैं सच में इतना मोटा नहीं था। लेकिन बाद में न जाने क्यों मेरा वजन अचानक बढ़ने लगा। उस वक्त मुझे लगा कि यह ज्यादा टेंशन की वजह से है, पर बाद में मुझे समझ आया कि कुछ गड़बड़ थी। क्योंकि जिस वक्त से मैं मोटा होना शुरू हुआ, ठीक उसी वक्त मेरी मुलाकात हान तियानहाओ से हुई थी। मुझे खाने का लालच देने के अलावा उसने जरूर मुझे मोटा करने के लिए कोई दवाई दी होगी। मुझसे शर्म मत करो, मैंने देखा कि तुम वजन कम करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, इसलिए एक छोटा सा टुकड़ा खाने से कुछ नहीं होगा। यह कहते हुए उसने चॉकलेट सीधा मेरे हाथ में थमा दी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक चिल्ला उठूंगा, जिसकी वजह से चॉकलेट का पूरा डिब्बा जमीन पर गिर गया। इससे क्लास में अचानक शोर शराबा शुरू हो गया। पढ़ा रही इंग्लिश टीचर से कुछ बातें करने के बाद उन्होंने वह चॉकलेट अपने पास रख ली। इंग्लिश टीचर को वह महंगी चॉकलेट लेते देखकर हन तियानहाओ का चेहरा उतर गया। चॉकलेट का छीना जाना तो छोटी बात थी, पर उन चॉकलेट के अंदर कुछ छुपा हुआ था। हन तियानहाओ की चाल को नाकाम होते देखकर मैं वापस बैठ गया। इंग्लिश टीचर को हमेशा मुफ्त की चीजें पसंद थीं, और क्योंकि चॉकलेट का डिब्बा बहुत महंगा था, तो उसे लेने के बाद वह जरूर उसे खुद ही खा जाएंगी। मैं देखना चाहता था कि जब सच सामने आएगा तो हान तियानहाओ इस मुसीबत से कैसे बचेगा। देखते ही देखते रिसेस का वक्त हो गया। क्लास खत्म होने के बाद हान तियानहाओ जल्दी से ऑफिस की तरफ भागा
ताकि इंग्लिश टीचर के सामने अपनी गलती मान सके। लेकिन हान तियानहाओ को वह चॉकलेट वापस नहीं मिलने वाली थी। जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकला, उसकी टक्कर सीधा यूयन से हुई। हान तियानहाओ को इतना परेशान देखकर यूयन ने पूछा, तियानहाओ, तुम ऑफिस क्यों गए थे? हान तियानहाओ ने उसे सारी बात बताई। उसके मुंह से मेरा नाम सुनकर यूयन चिढ़ गई। अब से तुम गुयू से दूर ही रहा करो। क्या तुम भूल गए पिछली बार पूल पर क्या हुआ था? क्या तुम भूल गए जो तुमने मुझे बाद में बताया था कि गुयू ने ही तुम्हें पानी में खींचा था? उसकी नीयत शुरू से ही खराब थी। तुम्हें उस जैसे लड़के से दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं है। यूयन को अपनी फिक्र करते देखकर हान तियानहाओ अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। पिछले कुछ दिनों से मुझे महंगी गाड़ियों में आते जाते देखकर हान तियानहाओ खुद को रोक नहीं पाया और उसने यूयन से पूछा, मैं पूछना चाहता था, क्या गुयू का परिवार सच में अमीर है? मैं उसे रोज अलग अलग गाड़ियों में स्कूल आते जाते देखता हूँ। वे लोग काफी अमीर होंगे ना? और क्या तुम दोनों बचपन के दोस्त नहीं हो? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके परिवार के पास पैसा है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हान तियानहाओ को यूयन की बातों में नफरत साफ महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से माफी मांगी, मुझे माफ करना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। हान तियानहाओ को परेशान देखकर यूयन को आखिरकार एहसास हुआ कि उसका बर्ताव थोड़ा ज्यादा सख्त था। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, मैं जानती हूँ तुम बस इस बात से डरते हो कि कहीं मैं उसे पसंद न करने लगूं। तुम बेफिक्र रहो, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। ठीक यूयन के पीछे खड़ा मैं अभी अभी सीढ़ियों से ऊपर आया था और मैंने यह सब देख लिया। हान तियानहाओ घबरा गया और उसने यूयन को पीछे धकेल दिया। गुयू, कोई गलतफहमी मत पालना, मुझे वहां देखकर। यूयन जानबूझकर हान तियानहाओ के गले लग गई। यहाँ कोई गलतफहमी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वह बेचैन थी देखने के लिए कि मेरी आंखों में दुख और पछतावा दिखे। आखिरकार मैं पहले उससे बहुत प्यार करता था और उसके पीछे पीछे एक पालतू कुत्ते की तरह घूमता था। यहाँ तक कि उसके लिए अपना वजन कम करने की कोशिश भी कर रहा था। वह मुझे यह जताना चाहती थी कि उससे शादी न करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन जैसे ही यूयान मेरे चेहरे पर पछतावा देखने का इंतजार करने लगी, मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों की तरफ इशारा किया और वहां से गुजर रहे डीन को आवाज दी जो राउंड पर थे। डीन सर, यूयन और हान तियानहाओ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। डीन को देखकर जो सीधा उनकी तरफ आ रहे थे, हान तियानहाओ ने तुरंत यूयन को खुद से दूर धकेल दिया। जब डीन ने हान तियानहाओ और यूयन को, इन दोनों अच्छे स्टूडेंट्स को गले मिलते देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम दोनों अभी मेरे ऑफिस में आओ। डीन उन दोनों को अपने साथ ऑफिस ले गए। जाने से पहले यूयन ने मुझे गुस्से से घूरा। मुझे यूयन की इस बचकानी हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब यूयन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। क्लास खत्म होने के बाद हान तियानहाओ बिल्कुल उदास होकर क्लास में वापस आया। बाकी स्टूडेंट्स उसके आसपास जमा हो गए और पूछने लगे कि क्या हुआ था, लेकिन हान तियानहाओ सिर्फ मुझे गुस्से से घूरता रहा। तभी यूयन गुस्से में पैर पटकती हुई क्लास के अंदर आई। वह सीधा मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। यूयन में अजीब सी ताकत थी। वह मुझे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। जब मैं सोच ही रहा था कि उसे दूसरी बार कैसे सबक सिखाऊं, तभी अचानक एक हाथ मेरे सामने आया और उसने यूयन का हाथ पकड़कर कहा, छोड़ो उसे। यह आवाज बहुत जानी पहचानी थी। ये बिल्कुल वही आवाज थी जो मैंने दोबारा जन्म लेने के वक्त सुनी थी। बीच में आने वाला कोई और नहीं बल्कि ये चिंगरन थी। तुम गुयू का साथ देना चाहती हो? यूयन ने ये चिंगरन का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये चिंगरन बिना हिले वहां खड़ी रही। उसने बिना किसी मेहनत के यूयन का हाथ पकड़ा हुआ था और यूयन अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। यह देखकर कि वह ये चिंगरन से अपना हाथ भी नहीं छुड़ा पा रही है, यूयन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने अपनी तिरछी नजर से देखा कि हान तियानहाओ थोड़ी दूर अपनी चेयर पर बैठा है। जाहिर है यूयन बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वह अपने पसंदीदा लड़के के सामने इतनी कमजोर दिखे। तभी ये चिंगरन अचानक हैरान रह गई और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह पीछे वाली डेस्क से टकरा गई। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ चिल्लाकर कहा, टीचर, यूयन लोगों को मार रही है। गुयू, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। होमरूम टीचर ने आवाज सुनी और वह वहां आ गए। उन्होंने देखा कि ये चिंगरान अपना पेट पकड़े हुए खड़ी थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था और यूयन गुस्से में मेरी नाक के सामने उंगली दिखा रही थी। होमरूम टीचर के सब्र का बांध टूट चुका था। ये यूयन, तुम एक दिन में कितनी बार मुसीबत खड़ी करोगी? आज स्कूल के बाद अपने पेरेंट्स को लेकर आना। जल्दी ही होमरूम टीचर यूयन को अपने साथ ले गए। मैं पीले पड़ चुके ये चिंगरन के चेहरे की तरफ मुड़ा। मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले चलता हूँ। ये चिंगरन की हाँ का इंतजार किए बिना मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये चिंगरन हैरान होकर मेरे चेहरे को एकटक देखने लगी। वह बस मेरे चेहरे को देखती रही। इस वजह से आसपास के क्लासमेट्स के बीच अचानक शोर मच गया। बाकी सबको शोर मचाते हुए देखकर ये चिंगरान ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी ठंडी और गुस्से भरी नजर ने सभी क्लासमेट्स को डरा दिया। किसी की भी आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ये चिंगरान अब और नहीं चाहती थी कि मैं उसे उठाऊं। उसने मेरी कलाई पकड़ी और क्लासरूम से बाहर चली गई। ये चिंगरान के हाथ को देखकर, जिससे उसने मेरा हाथ पकड़ा था, मैं थोड़ा हैरान था।
मैंने साफ देखा कि ये चिंगरान के कान थोड़े लाल हो रहे थे और मुझे अपना पिछला जन्म याद आने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पानी से बाहर निकाला हो और मुझे सीपीआर दिया हो। एक अजीब सी बेचैनी में मैंने ये चिंगरन से पूछा, उस दिन क्या तुमने ही मुझे स्विमिंग पूल पर सीपीआर दिया था? जैसे ही यह बात मेरे मुंह से निकली मैं खुद ही हैरान रह गया। ये चिंगरन ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे उसे झटका लगा हो और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। सॉरी, मेरा वह मतलब नहीं था। मैंने कब कहा कि तुम्हारा वह मतलब था? मैं तो बस तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था। ये चिंगरान ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस इन्फर्मरी की तरफ चलती रही। इन्फर्मरी के अंदर डॉक्टर ने ये चिंगरन की चोट को देखा। यह कोई गंभीर बात नहीं है, बस थोड़ा सैफ्लावर ऑयल लगा लो और तुम ठीक हो जाओगी। एक बॉटल 80 रुपीज की है, बस काउंटर पर पे कर दो। यह सुनकर ये चिंगरान ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर वह मुड़ी और इन्फर्मरी से बाहर चली गई। मैं जल्दी से उसके पीछे पीछे गया। ये चिंगरान का मेरा इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था। जब मैं परेशानी में उसके पीछे भाग रहा था तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने ही वाला था। तभी ये चिंगरान ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी बांह पकड़कर मुझे संभाला। क्या तुम्हें चोट लगी? मैंने ना में अपना सिर हिलाया, अपनी जेब से सैफ्लावर ऑयल की एक बोतल निकाली और उसे ये चिंगरन के हाथ में दे दिया। मैंने देखा कि तुम्हारी चोट ज्यादा गहरी नहीं है। मैं आजकल इसका बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम भी इसे ट्राई कर सकती हो। मैं आजकल इसका बहुत इस्तेमाल कर रहा हूँ, तुम भी इसे ट्राई कर सकती हो। अपने हाथ में सैफ्लावर ऑयल को देखते हुए ये चिंगरन थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये चिंगरन एक इलेजिटिमेट बेटी थी। ये फैमिली में उसे हमेशा परेशान किया जाता था, यूयन की माँ और यीवेन के द्वारा। अब जब ये फैमिली पैसे की तंगी से गुजर रही थी तो यी की माँ ये चिंगरन को पैसे देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ये चिंगरन ने सैफ्लावर ऑयल मुझे वापस दे दिया। थैंक यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये चिंगरन के सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए मैंने कहा, मैं तुम्हें ये सैफ्लावर ऑयल मुफ्त में नहीं दे रहा हूँ, इसके पीछे एक शर्त है। शर्त की बात सुनकर ये चिंगरन के कदम वहीं रुक गए। मैं जानता हूँ कि ये फैमिली में तुम्हारे पास पैसे की कमी है और तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। कैसी डील? तुम तो जानती ही हो कि मैं अपना वेट कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम वेट कम करने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें हर महीने 500 रुपीज दूंगा। क्या कहती हो? यह सुनकर ये चिंगरान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैं इतनी महंगी नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब मुझे कोई रिजल्ट दिखेगा। मैंने अपनी जेब से कुछ लाल नोट निकाले और उन्हें सैफ्लावर ऑयल के साथ ये चिंगरन के हाथ में दे दिया। यह इस हफ्ते की तुम्हारी पेमेंट है और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक थैंक यू गिफ्ट भी। हर रोज लंच ब्रेक और दोपहर की एक्सरसाइज के दौरान मेरा इंतजार करना। ये चिंगरन की हाँ का इंतजार किए बिना क्लास की बेल बज गई। मैंने ये चिंगरन का हाथ पकड़ा और क्लासरूम की तरफ चल दिया। जल्दी करो, क्लास शुरू हो रही है। जब मैं वापस क्लास ए में पहुंचा तो मैंने देखा कि टीचर अभी तक नहीं आए थे। मेरी डेस्क और चेयर को किसी ने गिरा दिया था और मेरी किताबें और बैग का सारा सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था। यह नजारा देखकर मेरी आंखों में गुस्सा छा गया। क्लास के सभी लोग मुझे घूर रहे थे। बताओ, ये किसने किया? जैसे ही यह बात मेरे मुंह से निकली आसपास के किसी भी इंसान ने कोई आवाज नहीं की। तभी जूकाई ने घमंड से कहा, किसे पता? जूकाई ने घमंड से कहा, किसे पता? शायद हवा से गिर गई होगी। लेकिन शिकायत करने वालों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। जूकाई के इस एटीट्यूड को देखकर मैं पक्का जानता था कि यह सब उसी ने किया है, क्योंकि जूकाई हमेशा से ही घमंडी और चमचा रहा था। मैं धीरे से हंसा, सीधा आगे बढ़ा और पूरी ताकत से जूकाई की डेस्क को पलट दिया। जूकाई डर के मारे अपनी चेयर से खड़ा हो गया। गुयू, क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर में मैंने जूकाई की चेयर को भी लात मारकर गिरा दिया। कुछ देर के लिए क्लासरूम में जूकाई के चिल्लाने की आवाज गूंजती रही। मैंने उसे घूर कर देखा। अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम सबको वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पेरेंट्स को एक एक करके बुलाया जाए तो मेरे सामान से दूर रहो। मैं गुयू कोई ऐसा वैसा नहीं हूं जिसे तुम परेशान कर सको। हन तियनहाओ खड़ा हो गया और ऐसा दिखावा करने लगा जैसे वह बहुत शरीफ हो। जूयू, तुम हद से पार जा रहे हो। हम सब क्लासमेट्स हैं, तुम अपने ही क्लासमेट को इस तरह कैसे परेशान कर सकते हो? चुप रहो। तुम डेटिंग करते हुए पकड़े गए और तुमने गलती की, फिर भी तुम ये बेचारा बनने का नाटक कर रहे हो ताकि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए आगे आए। अगर मैंने आज की बात टीचर को बता दी तो तुम्हारी वजह से उन्हें सजा मिलेगी। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसा करते हो? हन तियनहाओ का चेहरा तुरंत उतर गया। मेरी बातों ने उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। हन तियनहाओ को चुप देखकर जूकाई उसे बचाने के लिए फिर से आगे आया। गुयू, बकवास बंद करो, हम बस तुम्हें पसंद नहीं करते। इसका तियनहाओ से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो तुमने मान लिया कि तुमने ही मेरी डेस्क गिराई थी। आज तुमने मेरी डेस्क गिराई है, कल को तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ टीचर को नहीं बुलाना चाहिए बल्कि पुलिस को बुलाना चाहिए। यह सुनकर कि मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ, जूकाई का चेहरा पीला पड़ गया। पुलिस को? यह सुनकर कि मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ, जूकाई का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे दरवाजे की तरफ जाते देखकर वह तेजी से आगे बढ़ा और उसने मेरी बांह पकड़ ली। जूयू, वहीं रुक जाओ।
दरवाजे के बाहर लैंग्वेज टीचर अभी अंदर आ ही रही थीं और उन्होंने जूकाई को मुझे पकड़े हुए देख लिया। मैंने जानबूझकर अपनी ताकत छोड़ दी और जूकाई के खींचने पर मैं पास में गिरी हुई डेस्क पर जा गिरा। मुझे गिरते देखकर लैंग्वेज टीचर जल्दी से मेरे पास आईं और मुझे उठाने लगीं। गुयू, क्या तुम ठीक हो? पीले चेहरे के साथ मैंने अपना सिर हिलाया। टीचर, मैं ठीक हूँ। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? क्लासरूम में इतना कचरा क्यों फैला है? जूकाई और बाकी सब एक तरफ बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और वह बस डर कर मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। मैंने जूकाई और उसके दोस्तों की तरफ देखा। मैं जानता था कि मेरा काम हो चुका है। ब्रेक के दौरान हमारे बीच थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। हमने आपस में बात सुलझा ली है ना? यह सुनकर कि मैंने उनकी शिकायत नहीं की, जूकाई और बाकी सब हैरान रह गए। लैंग्वेज टीचर को यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे उठने में मदद की। अगर गलतफहमी दूर हो गई है तो ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि कोई जानबूझकर बदला ले रहा है। यह कहकर लैंग्वेज टीचर ने साफ तौर पर हान तियानहाओ की तरफ देखा। हान तियानहाओ और युयान के डेटिंग की खबर पहले ही टीचर्स के ऑफिस में फैल चुकी थी। लैंग्वेज टीचर की उस नज़र ने हान तियानहाओ को बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया। क्लास के बाद जब मैं दौड़ने जा रहा था तो हान तियानहाओ खुद मेरे पास आया। उसने शर्मिंदगी के साथ अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। गुयू, जब जूकाई और बाकी लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। सॉरी, तुम्हें अभी चोट तो नहीं लगी ना? मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? यह कहकर मैं जाने के लिए मुड़ा। घबराकर हान तियानहाओ मेरे सामने भागकर आया। गुयू, मैंने अपनी गलती मान ली है, अब मुझे माफ कर दो प्लीज। घबराकर वह मेरे सामने भागकर आया। चोट यू, मैंने पहले ही मान लिया है कि मेरी गलती थी, बस मुझे माफ कर दो, ठीक है? हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। मुझे पता है तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि तुमने मुझसे अपने दिल की बात कही थी। और क्या इसीलिए तुमने टीचर से मेरी शिकायत कर दी? लेकिन तुम किसी पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना? हान तियानहाओ ने जानबूझकर अपनी आवाज थोड़ी तेज की ताकि कॉरिडोर में खड़े सभी स्टूडेंट्स उसकी आवाज सुन सकें। अपने आसपास के लोगों के चेहरों पर बातें बनाने वाले एक्सप्रेशन देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम्हारा मतलब युयान से है? उसे तो मैंने खुद छोड़ा है। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो वह तुम्हारी हुई। यह बोलकर मैं हान तियानहाओ के पास से निकल गया, पर वह वहीं रुक गया। उसका क्या मतलब था? उसे छोड़ दिया? वह हैरान रह गया। उसका क्या मतलब था? उसे छोड़ दिया? उसी वक्त युयान गुस्से भरे चेहरे के साथ ऑफिस से बाहर आई। होमरूम टीचर ने उसे पूरे 1 पीरियड तक खड़े रहने की सजा दी थी और उसके मार्क्स भी काट लिए गए थे। यू युयान धीमी आवाज में चिल्लाई। मैं वहीं रुक गया। मैंने देखा कि उसने हान तियानहाओ का हाथ पकड़ा। मैंने पीछे मुड़कर हान तियानहाओ को देखा और अंदर ही अंदर हंसने लगा। अपनी पिछली जिंदगी में युयान ने सालों तक हान तियानहाओ से बहुत प्यार किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि बचपन में वह उसे नहीं पा सकी थी। जैसा कि कहते हैं, जो चीज जवानी में नहीं मिलती वह जिंदगी भर आपको परेशान करती है, लेकिन जब वह चीज सच में मिल जाती है तो शायद वह उतनी अच्छी नहीं लगती। खासकर तब जब ये परिवार बर्बाद होने वाला था और हान तियानहाओ एक ड्राइवर के बेटे के सिवा कुछ नहीं था। आने वाले वक्त में उन दोनों को जो झेलना पड़ेगा वह हान तियानहाओ के झूठ से भी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। उनका अंजाम पहले से ही साफ था। मैंने उन्हें इग्नोर किया और वहां से चला गया। दोपहर को आखिरी क्लास खत्म होने के बाद मैं क्लास एफ के दरवाजे पर यी चिंगरन का वेट करने लगा। उसी वक्त मैंने युयान की माँ को भी देखा, जो बहुत गुस्से में स्कूल के अंदर आ रही थी। बहुत से लोग देखने के लिए ऑफिस के बाहर जमा हो गए थे। क्लास एफ के दरवाजे से भी युयान की माँ गुस्से में स्कूल के अंदर आई। बहुत से लोग देखने के लिए ऑफिस के बाहर जमा हो गए थे। क्लास एफ के दरवाजे से भी मुझे एक थप्पड़ की साफ आवाज सुनाई दी, जो ऑफिस के अंदर से आ रही थी। युयान की माँ की तेज आवाज सबके कानों में चुभने लगी। युयान, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है, लेकिन मुझे है। तुम्हें डेट करने की इजाजत किसने दी? युयान अब उसकी माँ की आखिरी उम्मीद थी। अगर युयान के डेट करने से उसकी पढ़ाई पर असर पड़ता तो ये परिवार सच में बर्बाद हो जाता, खासकर ऐसे वक्त में गू परिवार के अलावा और कौन ये परिवार की मदद कर सकता था। उसी वक्त ये चिंगरन की साफ आवाज मेरे कानों में पड़ी। यू। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये चिंगरन मेरे सामने खड़ी थी। चलो चलें, हम स्विमिंग पूल जा रहे हैं। तुम्हारे अभी के शरीर के हिसाब से वेट कम करने के लिए दौड़ना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा और इससे तुम्हारे घुटनों को भी नुकसान पहुंचेगा। स्विमिंग तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। तो फिर मेरे घर चलते हैं, मेरे घर पर पूल है। मेरे अचानक बुलाने पर ये चिंगरन हैरान रह गई। फिक्र मत करो, इससे आने जाने का खर्चा निकल जाएगा। मैंने ये चिंगरान के हाथ में एक $50 का नोट थमा दिया। ये चिंगरान ने बिना कुछ बोले अपने हाथ में पकड़े $50 को देखा और फिर उसे मुझे वापस दे दिया। मुझे मेरी फीस पहले ही मिल चुकी है। मैंने तुम्हारा वेट कम करवाने का वादा किया है, इसलिए मैं तुमसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगी। यह देखकर मैंने ज्यादा जिद नहीं की। हम दोनों एक के पीछे एक स्कूल के गेट की तरफ चलने लगे, जहां एक महंगी कार खड़ी थी। वह कार ठीक मेरे और यी चिंगरन के सामने खड़ी थी। ड्राइवर ने आगे बढ़कर यी चिंगरन के लिए दरवाजा खोला। यी चिंगरन थोड़ा शर्माते हुए कार के अंदर बैठ गई।
मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर गया और यी चिंगरन के चेहरे पर घबराहट देखी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वह बस यूयन से नफरत करते हैं और कुछ नहीं। यी चिंगरन ने कुछ नहीं कहा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वह बस यूयन से नफरत करते हैं और कुछ नहीं। यी चिंगरन ने एक शब्द भी नहीं कहा। जल्दी ही कार गु परिवार के विला पर पहुंच गई। जैसे ही मैं और यी चिंगरन घर के अंदर गए, कॉरिडोर से खाने की खुशबू आने लगी। मैंने कहा कि पहले हम खाना खा लेते हैं, इससे एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलेगी। कोई जरूरत नहीं है, मेरी माँ की आवाज ने यी चिंगरन की बात को बीच में ही काट दिया, जो मना करने ही वाली थी। चोट यू, जल्दी से अपने जूते बदलो, खाने का वक्त हो गया है। जब मेरी माँ दरवाजे के पास आई तो उन्होंने आखिरकार मेरे साथ खड़ी यी चिंगरन को देखा। चिंगरन, मेरे पापा भी दूसरी फ्लोर से नीचे आ गए। यी चिंगरन को मेरे साथ घर आया देखकर वे हैरान रह गए। क्या उनका बेटा यी चिंगरन से नफरत नहीं करता था? वह उसके इतने करीब कैसे आ गया? मम्मी पापा, यी चिंगरन यहाँ मेरा वेट कम करवाने में मदद करने आई है। अब से हर शाम को एक एक्स्ट्रा प्लेट और चम्मच लगा दिया करना। मैंने ये बात आम तरीके से कही, जिससे यी चिंगरन को मना करने का मौका ही नहीं मिला। मेरे मम्मी पापा ने एक दूसरे को देखा। भले ही वे यी परिवार को पसंद नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने तमीज से यी चिंगरन को जूते बदलकर अंदर खाने पर आने को कहा। डाइनिंग रूम में टेबल पर 6 तरह की सब्जियां और सूप लगा हुआ था। क्योंकि मैं डाइटिंग पर था, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा श्रिम्प और ब्रोकोली ही खा सकता था। मेरी माँ ने जब देखा कि यी चिंगरन कितनी कमजोर और दुबली दिख रही है, तो उन्हें बुरा लगा और उन्होंने उसकी प्लेट में थोड़े और चावल डाल दिए। आराम से खाओ, अगर और चाहिए हो तो ले लेना। थैंक यू आंटी गू। यी चिंगरन ने चावल का एक एक दाना खत्म किया। उसके बाद वह चुपचाप बर्तन धोने के लिए जाने लगी। यह देखकर मैंने तुरंत अपने चम्मच रख दिए और किचन में नैनी वू को आवाज दी। नैनी वू बर्तन धोने के लिए वहां आ गई और उन्होंने यी चिंगरन के हाथ से बर्तन ले लिए। छोटी बेटी, ये मुझ पर छोड़ दो। यी चिंगरन ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। मैंने यी चिंगरन को पीछे की तरफ खींचा और हम बैकयार्ड के पूल की तरफ चल दिए। स्कूल के स्विमिंग पूल जितना बड़ा पूल देखकर यी चिंगरन थोड़ी हैरान रह गई। उसी वक्त मैं अपने स्विमसूट में बाहर आया। यी चिंगरन ने मुझे वेट कम करने का एक स्केड्यूल थमा दिया। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। ब्रेक के दौरान मेरे शरीर के हिसाब से उसने पहले ही एक पूरा स्केड्यूल तैयार कर लिया था। मैं थोड़ा हैरान था। तुमने इसे इतनी जल्दी बना दिया? मैंने अपने हाथ में उस पूरे चार्ट को देखा। उसमें साफ लिखा था कि मुझे हर रोज क्या खाना है, कितना पानी पीना है और कितनी एक्सरसाइज करनी है। यी चिंगरन ने गंभीर होकर कहा, तुम वेट कम करने के लिए भूखे नहीं रह सकते। तुमने आज रात बहुत ही कम खाना खाया है। आमतौर पर तुम्हें खीरा और टमाटर ज्यादा खाने चाहिए। कद्दू और मक्का जैसी चीजें भी ठीक हैं, लेकिन तुम रोज पेट भरकर नहीं खा सकते। याद रखना कि हर रात तुम्हें थोड़ा भूखा ही सोना होगा। मैंने आधा समझते हुए अपना सिर हिलाया। यह देखकर कि मैं पूरी तरह नहीं समझा, यी चिंगरन थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, मैं रोज तुम पर ध्यान रखूंगी। तुम्हें इसे पूरी तरह समझने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मैंने हाँ में सिर हिलाया। कोने में से मेरे मम्मी पापा अपना सिर निकालकर देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे यी चिंगरन पूल के किनारे से मेरी स्विमिंग पर ध्यान दे रही थी। हम दोनों के बीच पूरे वक्त लगभग कोई बात नहीं हुई। मेरी माँ थोड़ी हैरान थी। यह क्या चल रहा है? क्या ये दोनों सच में सिर्फ एक्सरसाइज करने आए हैं? मेरे पापा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा बेटा आगे बढ़ गया है? अब उसे यूयन पसंद नहीं है और वह यी चिंगरन को पसंद करने लगा है। मेरे मम्मी पापा की आपस की फुसफुसाहट ने मेरा और यी चिंगरन का ध्यान खींचा। मैंने अपना सिर पूल से बाहर निकाला। मम्मी पापा, आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरी आवाज सुनकर मेरे पापा और मम्मी जल्दी से उस कोने से बाहर आए। मैंने और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ खाना तैयार किया है। तुम्हारे लिए कुछ फल तैयार किए हैं। जब तुम स्विमिंग करके थक जाओ तो इसे खा लेना। हाँ, अगर तुम दोनों को सिर्फ स्विमिंग करना बोरिंग लगे तो तुम दूसरी फ्लोर के जिम में जा सकते हो। वहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट हैं। मेरे मम्मी पापा अजीब तरीके से मुस्कुराए। मैं एक ही बार में समझ गया कि वे दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं पूल से बाहर निकला और अपनी माँ से फल ले लिए। थैंक्स मम्मी, आप लोग अंदर जाइए, अब देखना बंद कीजिए। मैंने अपने मम्मी पापा को वहां से भेज दिया। फिर मैंने यी चिंगरन की तरफ देखा। चलो शुरू करते हैं। मैंने ऐसे दिखाया जैसे कुछ नहीं हुआ और स्विमिंग करता रहा, लेकिन अंदर से मैं थोड़ा शर्मा रहा था। और जैसे ही मैंने पानी से अपना सिर बाहर निकाला, मेरी नजर यी चिंगरन की गहरी आंखों से मिली। मैं अजीब तरीके से हंसा। फल खाओ, फल खाओ। फिर मैंने अपना सिर वापस पानी में डाल लिया। ये चिंगरन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कान लाल हो गए। लगातार 7 दिन तक ये चिंगरन और मैं स्कूल के बाद साथ में घर जाते रहे। लेकिन इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का ध्यान पूरी तरह से युयान और हान तियानहाओ पर था। उस दिन पेरेंट्स को बुलाए जाने के बाद युयान का हान तियानहाओ के चक्कर में अपने घर वालों से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। यहाँ तक कि उसने यी फैमिली की जायदाद लेने से भी मना करने की धमकी दे दी। उसने तो लगभग मदर यी को हार्ट अटैक ही दे दिया था। स्कूल के टीचर्स भी बिल्कुल मजबूर थे।
जब बात युयान और हान तियानहाओ की आती थी। आज जैसे ही स्कूल पहुंचे, एक स्टूडेंट अचानक भागते हुए अंदर आया। वह घबराकर चिल्ला रहा था, अरे नहीं, कुछ गड़बड़ हो गई है। जब मैंने यह सुना तो सबसे पहले मेरे दिमाग में इंग्लिश टीचर का ख्याल आया। 7 दिन बीत चुके थे, इसलिए अब तक परेशानी सामने आ जानी चाहिए थी। जाहिर सी बात है, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि क्या चल रहा है, लेकिन सिर्फ तमाशा देखने के लिए सभी लोग एक साथ टीचिंग बिल्डिंग की तरफ भागे। सब लोग टीचिंग बिल्डिंग की तरफ भाग रहे थे। ऑफिस से इंग्लिश टीचर की चिल्लाने की तेज आवाज आई, मिस्टर वैंग, आज आपको मुझे जवाब देना ही होगा। होमरूम टीचर भी मजबूर थे। उन्हें भी नहीं पता था कि क्या हुआ है, इसलिए उन्होंने पहले एक स्टूडेंट को भेजकर हान तियानहाओ को बुलवाया। जब हान तियानहाओ को ऑफिस में बुलाया गया तो इंग्लिश टीचर की गुस्से भरी नजर तुरंत उस पर पड़ी। हान तियानहाओ, यहाँ आओ। उन्होंने हान तियानहाओ को खींचकर होमरूम टीचर के सामने खड़ा किया और उससे पूछा, तुमने उन चॉकलेट्स में आखिर क्या मिलाया था? इंग्लिश टीचर पहले काफी पतली हुआ करती थी, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर उनका शरीर बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। हान तियानहाओ का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। हान तियानहाओ को इतना डरा हुआ देखकर होमरूम टीचर ने तुरंत उसका साथ दिया। मिस लू, आपका वजन खुद बड़ा है, आप मेरे स्टूडेंट पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? क्या आपका मतलब है कि मेरे स्टूडेंट ने आपको जहर दिया है? मैं पिछले कुछ दिनों से डाइटिंग पर हूँ। रोज उस चॉकलेट के डिब्बे को खाने के अलावा मैंने सिर्फ चाय पी है। मैं एक हफ्ते में 15 पाउंड कैसे मोटी हो सकती हूँ? मैंने पहले ही चॉकलेट्स का टेस्ट करवा लिया है। रिपोर्ट में आया है कि किसी ने इसमें हार्मोन्स मिलाए हैं। हान तियानहाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत! दरवाजे के बाहर खड़े स्टूडेंट्स हैरान रह गए। हार्मोन्स? ये तो बहुत डरावना है। हान तियानहाओ तो कितना अच्छा है, वह इंग्लिश टीचर को ऐसी दवा कैसे दे सकता है? स्टूडेंट्स ने पहली बार ऐसी कोई बड़ी खबर सुनी थी और इस वजह से होमरूम टीचर का चेहरा उतर गया। उन्होंने लैब रिपोर्ट पर लिखा हुआ फैसला देखा और हान तियानहाओ को खींचकर पूछा, हान तियानहाओ, क्या यह सच है? क्या यह तुमने किया है? हान तियानहाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक चॉकलेट का डिब्बा बात को इतना बड़ा बना देगा। ये मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं किया। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। इतनी कम उम्र में तुम लोगों को दवा देकर नुकसान पहुंचाना सीख गए हो। बड़े होकर तुम क्या बनोगे? अपने पेरेंट्स को फोन करो और उन्हें अभी यहाँ बुलाओ। इस बात का फैसला आज ही होगा। इंग्लिश टीचर हान तियानहाओ को खींचकर फोन के पास ले गई। ठीक उसी वक्त युयान आगे आई। वह दवा और चॉकलेट्स मैंने ही वहां रखी थी। इसमें हान तियानहाओ की कोई गलती नहीं है। कोई भी देखकर समझ सकता था कि युयान हान तियानहाओ को बचाने के लिए खुद पर इल्जाम ले रही थी। युयान ने आगे बढ़कर हान तियानहाओ को अपने पीछे किया। मैंने दवा मिलाई थी। अगर पेरेंट्स को बुलाना है तो मेरे बुलाओ। उसी दोपहर युयान के पेरेंट्स को बुलाया गया। जब मदर यी को पता चला कि उनकी बेटी हान तियानहाओ की गलती अपने सिर ले रही है तो उनकी नजर में हान तियानहाओ की इज्जत और भी गिर गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इंग्लिश टीचर पुलिस को बुलाने पर अड़ी रही और उन्होंने युयान को सजा देने की मांग की। मदर यी के बार बार माफी मांगने के बाद उन्हें न सिर्फ 2 लाख का हर्जाना देना पड़ा, बल्कि युयान को स्कूल से एक बड़ा डिमेरिट भी मिला। उस दिन मेरा मूड बहुत अच्छा था और वर्कआउट करने के लिए मुझ में और भी ज्यादा एनर्जी थी। अपने नए जन्म के 10 से ज्यादा दिनों में मैंने पहले ही 20 पाउंड वजन कम कर लिया था, लेकिन अब से वजन कम करना और भी मुश्किल होने वाला था। पर चलो, कम से कम एक अच्छी शुरुआत तो हुई थी। एग्जाम्स पास आते देख सभी स्टूडेंट्स दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। रोज प्रैक्टिस टेस्ट देने के अलावा सभी लोग अपनी किताबों में डूबे रहते थे। लाइब्रेरी के अंदर मैं ध्यान से पढ़ रहा था, तभी अचानक मेरे सामने वाली कुर्सी पर किसी ने लात मारी। मैंने गुस्से से देखा और जब सिर उठाया तो सामने सच में युयान खड़ी थी। मैं बहुत परेशान हो गया। तुम्हें क्या चाहिए? पिछली बार चॉकलेट वाला कांड तुमने ही करवाया था ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने किया? हान तियानहाओ के अलावा सिर्फ तुमने ही उन चॉकलेट्स को हाथ लगाया था और तुम अभी भी कह रहे हो कि तुमने नहीं किया। तो तुम हान तियानहाओ के बजाय मुझ पर शक क्यों कर रही हो? युयान ने नफरत से देखा। हान तियानहाओ बहुत अच्छा है, तुम्हारी तरह नहीं गुयू। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम इतने बुरे हो? मैंने अपनी किताब बंद की और बिना किसी डर के बोला, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो खुद जाकर पता करो। अगर तुम्हें कोई सबूत मिले कि मैंने किया है तो तुम खुशी खुशी मेरी शिकायत कर सकती हो, लेकिन अगर कोई सबूत नहीं है तो मेरे सामने अच्छी बनने की कोशिश मत करो। यह बिल्कुल बेवकूफ़ी है। मेरी बातों से गुस्सा होकर युयान ने टेबल पर हाथ मारा और मुझे मारने के लिए खड़ी हो गई। अगले ही पल किसी ने युयान का हाथ पकड़कर रोक लिया। यह लाइब्रेरी है, ये तुम्हारे गुस्सा दिखाने की जगह नहीं है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? यहाँ से चली जाओ। युयान ने ये चिंगरान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसने कई बार कोशिश की लेकिन अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई। एक लाइब्रेरियन का काम लाइब्रेरी में शांति बनाए रखना है। क्या तुम चाहती हो कि मैं अलार्म बजाऊं? युयान ने गुस्से से ये चिंगरन को देखा और फिर मुझे घूरा। क्या तुम दोनों अब साथ में हो? गुयू, तुम पहले बिना किसी शर्म के मेरे पीछे घूमते थे और अब तुमने रास्ता बदल लिया और ये चिंगरन के साथ हो गए। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, बात ज्यादा न बढ़ जाए इस डर से मैं तुरंत खड़ा हो गया। ये चिंगरान, रुको। बात ज्यादा न बढ़ जाए
इस डर से मैं तुरंत खड़ा हो गया। ये चिंगरान, उसे मत मारो। मेरी बात सुनने के बाद ये चिंगरान शांत हो गई। उसने ठंडी नजरों से युयान को देखा। अपनी जुबान पर लगाम दो। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं इसे नोच लूंगी। युयान ने कभी नहीं सोचा था कि ये चिंगरान उस पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगी। एक पल के लिए वह गुस्से से लाल हो गई। जैसे ही युयान फिर से हमला करने वाली थी, मैं ये चिंगरान के सामने आ गया। युयान, पहले तुमने गाली देना शुरू किया था। अगर तुम्हें मार पड़ती है तो तुम इसके लायक हो। अगर तुमने पलटकर हमला किया तो गलती तुम्हारी होगी। क्या तुम सच में एक और डिमेरिट लेना चाहती हो? तो क्या हुआ अगर मुझे डिमेरिट मिला? तुम्हें लगता है मुझे इसकी परवाह है? भूलो मत, एक और डिमेरिट मिला तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगर तुम चली गई तो हान तियानहाओ क्या करेगा? हान तियानहाओ का नाम सुनते ही युयान का उठा हुआ हाथ रुक गया, तुरंत रुक गया। मुझे पता था कि मैंने युइंग की कमजोरी पर वार किया है, इसलिए मैंने ये चिंगरन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो चलें। पढ़ने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढने में मेरी मदद करो। इस बार ये चिंगरन आगे नहीं बढ़ी। ये चिंगरन को दूर जाते हुए देखकर मैंने बस कोई भी सीट ढूंढी और वहां बैठ गया। कितनी खराब किस्मत है, सच में बहुत खराब किस्मत है। और वापस काम पर चली गई। ये चिंगरन की आवाज बिल्कुल सपाट थी। किसी वजह से मुझे लगा कि ये चिंगरन थोड़ी परेशान थी। मैं उसे दिलासा देने के लिए उसके पास गया। युयोन अभी बस बकवास कर रही थी। वह अंदर से बहुत बुरी और अजीब है। तुम इस बात को दिल पर मत लो, मुझे इसकी आदत है। तुम एक लाइब्रेरियन हो। हाँ, पर मैंने पहले कभी तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुना। तुमने कभी पूछा ही नहीं। ये चिंगरन ने किताबें रखना जारी रखा और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। तुम्हारे ग्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं। तुम्हें तो क्लास ए में होना चाहिए था। तुमने पहले वह लड़ाई क्यों की थी? मैं भूल गया। ये चिंगरन ऐसी लग रही थी जैसे वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं उसके पास अजीब तरीके से थोड़ा हंसा ताकि ये चिंगरन ऐसी लग रही थी जैसे वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं उसके पास अजीब तरीके से थोड़ा हंसा ताकि हमारे बीच का माहौल ज्यादा खराब न हो। ये चिंगरन को मेहनत से किताबें जमाते हुए देखकर और ये फैमिली में उसकी मुश्किल जिंदगी के बारे में सोचकर मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, ये चिंगरन, मुझे पता है कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? बोलो। मुझे किसी से ट्यूशन पढ़ना है। क्या तुम पढ़ा सकती हो? आज से हर रात मुझे ट्यूशन पढ़ाओ। मैं इसके लिए तुम्हें अलग से पैसे दूंगा। एक बार के $100 कैसे रहेंगे? ये चिंगरन ने मेरी तरफ ऊपर देखा। तुम्हारे टेस्ट के नंबर तो हमेशा टॉप 10 में आते हैं पूरी क्लास में। तुम्हें ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं आजकल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरे प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल खराब जा रहे हैं। टॉप 10 की बात तो छोड़ ही दो, मैं तो टॉप 100 में भी नहीं आ पाऊंगा। फिक्र मत करो, अगर मैं इन फाइनल एग्जाम्स में पास हो गया तो मैं तुम्हें $1000 का बोनस दूंगा। बस मेरी मदद कर दो प्लीज। यह देखकर कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, ये चिंगरन एक पल के लिए हिचकिचाई। मैंने आगे कहा, अगर इससे ज्यादा परेशानी हो रही है तो तुम मुझे बस वीकेंड पर पढ़ा सकती हो, ठीक है? ये चिंगरन को हाँ कहते देख मेरे चेहरे पर तुरंत खुशी छा गई। तो बात पक्की रही। ये चिंगरन जैसे टॉप स्टूडेंट की मदद से मैं आने वाले फाइनल एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार था। जैसे ही मैं वापस जाने वाला था और अपनी किताबों में ध्यान लगाने वाला था, तभी ये चिंगरन को अचानक बहुत तेज खांसी आने लगी। मैंने आखिरकार ध्यान दिया कि ये चिंगरन का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। बहुत तेज खांसी की वजह से उसका चेहरा और गर्दन थोड़ी लाल हो गई थी। ये चिंगरन, मैंने ये चिंगरन का माथा छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर उसने तुरंत मेरा हाथ पीछे हटा दिया। जरूरत नहीं है। एक दूसरी लाइब्रेरियन परेशानी में भागती हुई आई। ये चिंगरन, मैंने तुमसे वहां इंतजार करने को कहा था, जब तक मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती। तुम इधर उधर क्यों घूम रही हो? दवा? ये चिंगरन को क्या हुआ है? ये चिंगरन, मैंने तुमसे वहां इंतजार करने को कहा था, जब तक मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती। तुम इधर उधर क्यों घूम रही हो? दवा? तुम्हें क्या हुआ है ये चिंगरन? और क्या होगा? उसे बुखार है। यूइंग की माँ सच में बहुत बुरा बर्ताव करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चिंगरन पिछले कुछ दिनों से घर थोड़ा देर से जा रही थी। उन्होंने उसे पूरी रात घर से बाहर बंद रखा। कई दिनों तक ऐसा करने के बाद अगर उसे बुखार ना होता तो हैरानी होती। चांगरुई! ये चिंगरन की अचानक डांट सुनकर चांगरुई ने चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया। मैं हैरान रह गया। हाल ही में मेरा वजन कम करने में मदद करने के लिए ये चिंगरन हर रात 8 या 9 बजे तक बिजी रहती थी और उसके बाद घर जाती थी। ज्यू फैमिली और यी फैमिली का घर 2 किलोमीटर दूर था और वह हर बार खुद पैदल वापस जाने की जिद करती थी। ज्यू फैमिली की गाड़ी से जाने से मना कर देती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यी फैमिली की माँ इतनी बेरहम होंगी जो ये चिंगरन को घर के अंदर तक नहीं आने देगी। गुयू, ओ गुयू, तुम सच में एक बेवकूफ हो। तुमने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? मैं तो बस सच बोल रही हूँ। चिंगरन, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? चेंगरुई ने ये चिंगरन को दवा दी। उसकी नजर मेरे और उसके बीच घूम रही थी। हमारे बीच की अजीब टेंशन को महसूस करते हुए वह बोली, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लेकर आती हूँ, तुम दोनों आराम से बात करो। यह कहकर चेंगरुई जल्दी से वहां से चली गई। ये चिंगरन के पीले पड़े चेहरे को देखकर मैंने फिक्र के साथ पूछा,
आंट ये ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसका मुझसे लेना देना कैसे नहीं है? अगर मैंने वजन कम करने के लिए तुम्हारी मदद न ली होती तो आंट ये तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालती। मैंने ये अपनी मर्जी से किया था और तुमने मुझे इसके पैसे भी दिए थे। जो भी हो, मेरे मामले से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और मुझे नहीं चाहिए कि तुम इसमें बीच में आओ। यह कहकर वह मुड़ी और वहां से चली गई। ये चिंगरन को जाते हुए देखकर मुझे अंदर से बहुत बुरा लगने लगा। मैंने सोचा था कि ये चिंगरन को वजन कम करने के लिए पैसे देना न सिर्फ हमारे रिश्ते को अच्छा बनाएगा बल्कि उसकी हालत को सुधारने में भी मदद करेगा। मैंने सोचा था कि ये चिंगरन को वजन कम करने के लिए पैसे देना न सिर्फ हमारे रिश्ते को अच्छा बनाएगा बल्कि उसकी हालत को सुधारने में भी मदद करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इससे उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। उस शाम मैं घर वापस आया। मुझे अकेले वापस आते देखकर मेरी माँ, जिन्होंने 5 लोगों के लिए खाना लगाया था, वह हैरान रह गईं। चाओयू, तुम अकेले क्यों आए हो? ये चिंगरन कहाँ है? वह बीमार है। बीमार? क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने की वजह से उस पर ज्यादा असर पड़ गया? वह पिछले कुछ दिनों से मुझे पढ़ा रही थी, इसलिए वह घर बहुत देर से गई। आंट ये ने उसे घर से बाहर बंद कर दिया और इस वजह से उसे बुखार हो गया। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मेरे पापा लिविंग रूम से बाहर आए। मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से एक मदद चाहिए। यह सुनकर मेरे मम्मी पापा ने एक दूसरे की तरफ देखा। आसमान में अंधेरा छा गया। ये चिंगरान अपने भारी शरीर को खींचते हुए यी फैमिली के घर के दरवाजे पर पहुंची। तभी सामने से एक महंगी गाड़ी में बैठी युयान और मदर यी आए। मदर यी साफ तौर पर युयान को हॉस्पिटल से वापस लेकर आ रही थीं। युयान के चेहरे पर आज दिन में लगी चोटें अभी भी साफ दिख रही थीं। मम्मी, ये चिंगरान ने ही मुझे मारा था। मदर यी ने गुस्से से ये चिंगरान की तरफ देखा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये चिंगरान। मैंने तुम्हें इतने प्यार से पाला और तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? तुम बिल्कुल एहसान फरामोश हो। आज तो मैं, मदर यी ने कहा और आगे बढ़कर ये चिंगरन का हाथ पकड़ लिया। तुमने मेरी बेटी को मारा और फिर भी वापस आने की हिम्मत की। चलो अब तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल रही हो। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। ये चिंगरन ने थोड़ा गुस्से से देखा। उसने झटके से मदर यी का हाथ छुड़ाया। बदले में उसे चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मिला। तुम्हारी यह हिम्मत? तुमने आगे से हाथ चलाया। ये चिंगरन के गाल पर मदर यी के नाखून लग गए थे। खून की कुछ लकीरें साफ दिख रही थीं। तभी एक गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी उन तीनों पर पड़ी। मैं और मेरे मम्मी पापा गाड़ी से बाहर आए। उसके तुरंत बाद 2 और गाड़ियां हमारे पास आकर रुकीं और गू फैमिली के बॉडीगार्ड्स और लॉयर्स बाहर आए। मदर यी ने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था और वह एक पल के लिए बिल्कुल दंग रह गई। मिस्टर गू, मिसेस गू, मेरी माँ भागकर ये चिंगरन के पास गईं और उन्होंने उसे उठने में मदद की। मुझे ऐसा मत बुलाओ, ये चिंगरन की तरफ देखते हुए और उसके चेहरे पर खून के निशान देखकर मेरी माँ ने गुस्से में कहा, मिसेस यी, आप बहुत ज्यादा बेरहम हैं। मदर ये की मुस्कान गायब हो गई। मिस्टर गू, मिसेस गू, इस बच्चे ने स्कूल में युयान पर हाथ उठाया था। मैं बस गुस्से में थी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सबक सिखाया। मेरी माँ ने गुस्से से मदर ये की तरफ देखा। बस गुस्से में आपने इसे थोड़ा सबक सिखाया? आपने पहले चिंगरन को घर से बाहर निकाल दिया था, इस बच्चे को पूरी रात बाहर ठंड में छोड़ दिया। क्या वह भी गुस्से में थोड़ा सबक सिखाना था? मुझे नहीं लगता कि आप चिंगरन को पालने के लायक हैं। चिंगरन को हमें सौंप दीजिए, हम इसे पालेंगे। क्या क्या कहा आपने? इससे पहले कि मदर यी कुछ बोल पाती, लॉयर आगे बढ़ा और उन्हें कुछ पेपर्स दिए। मिसेस यी, आपकी हरकतों ने कानून तोड़ा है। अगर आप नहीं चाहती कि हम केस करें तो बेहतर होगा कि आप इसे चुपचाप हमें सौंप दें। मदर ये हैरान रह गईं। मॉम, अगर यह इसे पालना चाहते हैं तो दे दो इन्हें, हमारा एक खर्चा कम हो जाएगा। मदर यी ने अपने सामने रखे पेपर्स को देखा, लेकिन वह युयान की तरह बिना दिमाग की नहीं थी। अगर मैं इस बच्चे को आपको पालने दूं तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? आखिरकार यह मेरे पति का नाजायज बेटा है। मैं ऐसे ही इसे बिना किसी फायदे के आपको नहीं सौंप सकती। क्या मैं कर सकती हूँ? मदर ये की बातें सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मदर ये बिल्कुल ऐसी ही थीं। कुछ भी करने से पहले अपना फायदा निकालना कभी नहीं भूलती थीं। अपने पापा को उन्हें कोई फायदा देने का वादा करते देख मैंने बीच में बोला, आंटिये, जिस तरह आपने ये चिंगरन को परेशान किया है, अगर ये बात हमारे सर्कल में बाहर आई तो इससे आपकी और ये परिवार की बदनामी ही होगी। हम तो आप पर एहसान कर रहे हैं, फिर भी आप हमसे फायदा मांग रही हैं। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्यों ना हम इस मामले को सीधे कोर्ट ले जाएं? अगर यह बात पुलिस स्टेशन तक गई तो आपकी हरकतों की वजह से आंटिये, आपको जेल भी हो सकती है। जब ऐसा होगा तब भी गू परिवार ये चिंगरन को अडॉप्ट कर ही लेगा। मेरी बातें सुनकर मदर ये का चेहरा पीला पड़ गया। मॉम, बस साइन कर दो, वैसे भी मैं अब इसे और नहीं देखना चाहता। मदर ये भी यही सोच रही थी, लेकिन बिना किसी फायदे के उसे मुफ्त में सौंपने की बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। देखते हुए कि मदर ये हिचकिचा रही है, मैं बोला, मॉम, डैड, यहाँ अच्छे बनने की कोशिश मत कीजिए। हमने पुराने रिश्तों की वजह से उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वही नहीं चाहती। हम सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं। यहाँ वक्त खराब करने की कोई जरूरत नहीं है।
मुझे सच में गाड़ी की तरफ जाते देख मदर ये तुरंत घबरा गईं। मैं साइन करूंगी। मदर ये ने जल्दी से पेन उठाया और बिना पेपर को ठीक से पढ़े उस पर अपने साइन कर दिए। थोड़ा दूर खड़ा मैं यह सब देख रहा था और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इसे ले जाओ, लेकिन जो भी करो पुलिस को मत बुलाना। मेरी माँ ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये चिंगरान को गाड़ी में बैठने में मदद की। यह देखकर कि ये चिंगरान को बहुत तेज बुखार था और अभी उन्हें मदर ये से एक जोरदार थप्पड़ भी पड़ा था। वह अब लगभग बेहोश था। मैं परेशान था। मॉम, ये चिंगरन का बुखार बहुत तेज है। बेहतर होगा हम पहले इसे हॉस्पिटल ले चलें। हाँ, हॉस्पिटल चलो शाओली। जल्दी गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ चलाओ शाओली। जल्दी हॉस्पिटल चलो। देर रात हॉस्पिटल के एक कमरे में मेरे पेरेंट्स पहले एडमिशन का काम देखने गए। मैं ये चिंगरन के पास ही रुका रहा। ये चिंगरन का बुखार 39 डिग्रीज तक पहुंच गया था। जो थप्पड़ उसे पड़ा था वह कोई मजाक नहीं था। न सिर्फ उसका चेहरा लाल और सूजा हुआ था, बल्कि वहां 3 खून के निशान भी थे। डॉक्टर के थोड़े इलाज के बाद आखिरकार उसके चेहरे की हालत थोड़ी बेहतर हुई। मॉम, अपनी बेहोशी की हालत में ये चिंगरान ने अचानक एक हाथ पकड़ लिया जो ठंडा और आरामदायक था। ऐसा लगा जैसे वह उसके शरीर की जलन को दूर कर रहा हो। अचानक ये चिंगरान ने अपनी आंखें खोलीं। उसका अचानक जागना देखकर मैं चौंक गया। तुम जाग गए? ये चिंगरान को खामोश देखकर मैंने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। वह अभी भी बहुत गर्म था। तुम्हारा बुखार सच में बहुत तेज है। हम अभी हॉस्पिटल में हैं। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे एडमिशन के पेपर्स का काम देखने गए हैं। हम कल सुबह सबसे पहले घर चलेंगे। घर चलने की बात सुनकर ये चिंगरन की आंखें उदास हो गईं। मैंने आगे कहा, मेरे घर। तुम्हें अब कभी भी ये परिवार के पास वापस नहीं जाना पड़ेगा। यह सुनकर ये चिंगरन हैरान रह गया। साफ था कि उसे अभी भी तेज बुखार था और उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि अभी ये परिवार के घर के बाहर क्या हुआ था। तभी मेरे पेरेंट्स कमरे में आए और ये चिंगरन को जगा हुआ देखा। मेरी माँ आगे बढ़ी और प्यार से बोली, चिंगरन, हॉस्पिटल में अच्छे से आराम करो। कल सुबह मैं और तुम्हारे अंकल गू तुम्हें घर ले चलेंगे। मैंने तुम्हारे स्कूल से छुट्टी ले ली है। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तब क्लास जा सकते हो। ये चिंगरन की आंखें नम हो गईं। थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं। अब से हम एक परिवार हैं। मेरी माँ ने प्यार से ये चिंगरन के सिर पर हाथ फेरा। मॉम, डैड, आप दोनों पहले घर चले जाइए। मैं यहाँ रुककर इसका ध्यान रख सकता हूँ। मैं कल सुबह यहीं से सीधे स्कूल चला जाऊंगा। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और फिर कमजोर ये चिंगरन की तरफ। उन्हें लगा कि ये चिंगरन को हॉस्पिटल के कमरे में अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह मान गई। मेरे पापा थोड़े परेशान थे। क्या मैं तुम्हारे साथ रुकने के लिए किसी केयरटेकर का इंतजाम कर दूं? जरूरत नहीं है डैड, बस एक रात की तो बात है। बस कल सुबह अंकल ली को हमें लेने भेज दीजिएगा। मेरी जिद देखकर पापा मना नहीं कर पाए और उन्हें मानना पड़ा। जब मेरे पेरेंट्स चले गए तो मैंने बेड पर लेटे ये चिंगरन को दिलासा दिया, आराम करो। अब से तुम्हें थकने तक काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा और तुम्हें घर से तो बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा। आज से हम तुम्हारा परिवार हैं। मेरी नर्म आवाज सुनकर ये चिंगरन ने अपने होंठ दबा लिए। एक सुकून भरी नींद के बाद अगली सुबह जल्दी ही मेरे पापा ने ड्राइवर को भेजकर ये चिंगरन को घर बुलवा लिया। शहर का हॉस्पिटल लिंचिंग हाई स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने स्कूल पैदल जाने का फैसला किया। किस्मत से आज युयान ने रास्ते में हान तियानहाओ को लेने के लिए ये परिवार के ड्राइवर को भेजा था। उन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए मैंने देख लिया। मैं पहले तो अनजान बनना चाहता था, लेकिन हान तियानहाओ ने खुद ही पहले बोल दिया, शाओयू, तुम आज पैदल स्कूल क्यों जा रहे हो? हान तियानहाओ ने युयान का हाथ पकड़ा, जैसे वह जानबूझकर दिखावा कर रहा हो। हान तियानहाओ ने युयान का हाथ पकड़ा और जानबूझकर दिखावा करते हुए मेरे पास आया। शाओयू, पैदल स्कूल जाना काफी थका देने वाला लगता है। वैसे तुम्हारा घर ज्यादा दूर नहीं है। अब से युयान रास्ते में हम दोनों को स्कूल के लिए गाड़ी में बिठा सकती है। नहीं, शुक्रिया। मेरा घर और युयान का घर एक ही रास्ते पर नहीं है। मैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहता था और वहां से जाने लगा, लेकिन युयान ने मुझे आवाज दी, गुयू, तियानहाओ तो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। ये कैसा बर्ताव है? वह चाहते कि थे अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे उसकी अच्छाई नहीं चाहिए। क्या इसमें कोई दिक्कत है? मैं उन दोनों के पास से निकल गया। हन तियानहाओ की एक दुखी आवाज आई, मैं तो बस अच्छा बनना चाहता था। क्या शाओयू ने मुझे गलत समझ लिया? मुझे जाकर उससे बात साफ करनी चाहिए। तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। तियानहाओ, तुम सच में बहुत भोले हो। युयान और हान तियानहाओ की बातें सुनकर मुझे बहुत घिन आई। आखिरकार मैं रुका और उनकी तरफ वापस गया। सबके सामने मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पानी सीधे हान तियानहाओ के चेहरे पर फेंक दिया। हान तियानहाओ के साथ ऐसा होते देख युयान तुरंत गुस्से में चिल्लाई, गुयू, तुम ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? अब तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। यह कहकर मैं मुड़ गया और चला गया। युयान मुझसे लड़ना चाहती थी, लेकिन तभी स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड वहां आ गया
मैं स्कूल के गेट पर था, लेकिन तभी स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड वहां आ गया। मेरा स्कूल के गेट पर हान तियानहाओ पर पानी फेंकना तुरंत स्कूल की सबसे बड़ी खबर बन गया। यहाँ तक कि मेरे क्लासमेट्स के देखने का तरीका भी थोड़ा अजीब हो गया था। फाइनल्स में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। लंच ब्रेक के दौरान क्लास का माहौल बहुत ज्यादा तनाव भरा था। जब से ये चिंगरन गु परिवार के घर रहने आया था, उसकी मानसिक हालत बहुत बेहतर हो गई थी। यहाँ तक कि उसके मंथली एग्जाम्स के मार्क्स भी बहुत ही अच्छे आए थे। पहले भले ही ये चिंगरन हमारी क्लास के टॉप 5 में था, लेकिन अब वह पक्के तौर पर फर्स्ट प्लेस पर था। ये चिंगरन की मदद से मेरे मार्क्स भी टॉप 10 में बने हुए थे। क्लास में ये फैमिली के बारे में बातें खत्म ही नहीं हो रही थीं। यह खबर कि ये फैमिली बर्बाद होने की कगार पर है, अब छुपाई नहीं जा सकती थी। क्या तुम लोगों ने सुना? ये फैमिली जल्दी ही बर्बाद होने वाली है। तुम बकवास कर रहे हो ना? ये फैमिली कैसे बर्बाद हो सकती है? वह तो लिंचिंग के सबसे बड़े परिवारों में से एक हैं। ये सच है। मैंने अपने पापा को कहते सुना था कि यूयन के पापा के मरने से पहले उन पर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया था। तभी से ये फैमिली का बिजनेस खराब चल रहा है। सच तो ये है कि उनके पास काफी समय से पैसे नहीं हैं। तभी हान तियानहाओ क्लास के अंदर आया। हान तियानहाओ को अंदर आते देख जुकाई तुरंत उसके पास बात करने गया। तियानहाओ, क्या तुम्हें पता है कि मिस ये की फैमिली बर्बाद होने वाली है? बर्बाद? क्या तुम्हें पता है कि मिस ये की फैमिली सच में बर्बाद होने वाली है? बर्बाद? मजाक करना बंद करो। यूयन अभी मुझे गाड़ियां देखने के लिए एक शोरूम लेकर गई थी। उसने कहा कि जब मैं अगले साल बड़ा हो जाऊंगा तो वह मुझे एक मर्सिडीज खरीद कर देगी। अगर वे बर्बाद हो रहे होते तो क्या वह मेरे लिए ऐसी गाड़ी खरीदती? देखा, मैंने कहा था ना, ये फैमिली जैसा बड़ा बिजनेस कैसे बर्बाद हो सकता है? बहुत जल्दी आसपास के लोग फिर से जलन भरी नजरों से देखने लगे। वे सब हन तियानहाओ को घूर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि यूयन हन तियानहाओ को गाड़ी खरीद कर दे रही है, वे सब उसके आसपास इकट्ठा हो गए। मुझे लगा कि मेरे कानों को थोड़ी शांति चाहिए, इसलिए मैंने अपने प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स उठाए और क्लास से बाहर चला गया। ज्यू आजकल बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। पता नहीं उसके पास इतनी अलग अलग महंगी गाड़ियों में बैठने के लिए पैसे कहाँ से आए। क्या वह एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट नहीं है? क्या उसका परिवार सच में बहुत अमीर है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर वह स्कॉलरशिप स्टूडेंट नहीं है तो हमारी क्लास में स्कॉलरशिप स्टूडेंट कौन है? दूसरों को बातें करते सुनकर हान तियानहाओ डर गया कि कहीं लोग उस पर शक न करने लगे। उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और बोला, मैंने सुना है कि गुयू के पापा किसी अमीर परिवार के ड्राइवर हैं। हाल ही में उसके पापा के बॉस किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए वह उनकी महंगी गाड़ियों में स्कूल आ जा रहा है। अच्छा, तो ये बात है। मैं सोच रहा था कि गुयू पहले रोज पैदल स्कूल आता था और अचानक महंगी गाड़ियों में आने लगा। पता चला कि उसके पापा बस बॉस की गाड़ी का इस्तेमाल उसे लाने के लिए कर रहे हैं, और मुझे लगा था कि गुयू कोई बड़ा आदमी है। पता चला कि वह तो बस दिखावा कर रहा था। दूसरे स्टूडेंट्स को मेरा मजाक उड़ाते देख हन तियानहाओ थोड़ा घबरा गया। मैं किसी को पता नहीं चलने दे सकता। हन तियानहाओ को बहुत घबराहट हुई। मैं किसी को पता नहीं चलने दे सकता कि इस साल का अकेला स्कॉलरशिप स्टूडेंट मैं ही हूँ, नहीं तो स्कूल में जो इज्जत मैंने इतनी मेहनत से बनाई है वह पूरी तरह खराब हो जाएगी। हमारे फ्लोर के रीडिंग कॉर्नर में मैं ध्यान से सवाल हल कर रहा था। तभी अचानक मेरे सामने दूध की एक बॉटल आई। मैंने ऊपर देखा तो वह ये चिंगरन था। आंटी ने मुझे यह तुम्हें देने के लिए कहा था। मैंने दूध ले लिया। मेरी मम्मी ने तुम्हें यह कब दिया? मुझे कैसे नहीं पता चला? जब से ये चिंगरन मेरे घर रहने आया था, हम रोज साथ में स्कूल आते जाते थे। मुझे अच्छे से याद था कि आज मैं ये चिंगरन के साथ ही घर से निकला था, तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए उसे दूध कैसे दिया होगा। मैं जल्दी ही समझ गया कि ये चिंगरन ने पैसे बचाकर यह खुद खरीदा था। मैंने लंच नहीं किया था और मेरे पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। मैंने थोड़ा सोचते हुए दूध की तरफ देखा। मैं डाइटिंग पर हूँ। क्या लंच में दूध पीना सही रहेगा? ये स्किम मिल्क है, तुम पी सकते हो। यह सुनकर मैंने बिना देर किए स्ट्रॉ को दूध की बोतल में डाला। उस मीठे दूध का स्वाद लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चिंगरन, तुम्हारे मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। तुम पहले क्लास एफ में क्यों थे? अगर तुम क्लास ए में होते तो हम साथ में पढ़ सकते थे, हर एक ब्रेक में। ये चिंगरन थोड़ी देर शांत रहा और फिर बोला, क्या तुम चाहते हो कि मैं क्लास ए में जाऊं? मैंने दूध पीते हुए हाँ में सिर हिलाया, लेकिन ये चिंगरन ने आगे कुछ नहीं कहा। उसे शांत देखकर मुझे लगा कि वह क्लास ए में वापस नहीं जाना चाहता और यूयन का सामना नहीं करना चाहता। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अगर तुम क्लास ए में वापस नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अगर तुम क्लास ए में नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। यह सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं क्लास ए में वापस जाने की पूरी कोशिश करूंगा। सच में? सच में? इससे पहले कि मैं खुश होता, लंच ब्रेक खत्म होने की घंटी बज गई। ये चिंगरन ने मेरे सामने रखी किताबें समेटी और मुस्कुराकर बोला, क्लास शुरू होने वाली है, चलो वापस चलते हैं और कुछ सवाल हल करते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया। जब हम वापस क्लास में आए तो मैंने देखा कि हान तियानहाओ फिर से दूसरे स्टूडेंट्स के सामने बढ़ाइयां मार रहा था कि यूयन ने उसे कितने महंगे तोहफे दिए हैं। जब हान तियानहाओ की नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में साफ अकड़ दिख रही थी। मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन अभी अकड़ दिखाने वाला हान तियानहाओ
बाद में उतना ही पछताने वाला था। रोज की क्लासेस में शायद यह पता न चले, लेकिन जब फाइनल एग्जाम्स आएंगे तब Han तियानहाओ को समझ आएगा कि वह पढ़ाई में कितना पीछे छूट गया है। पलकें झपकते ही 3 दिन बाद फाइनल एग्जाम्स आ गए। पिछले महीने के एग्जाम के रिजल्ट्स के हिसाब से ये चिंगरान, यू यन, Han तियानहाओ और मुझे एक ही एग्जाम रूम मिला था। यह एग्जाम पिछले महीने के एग्जाम्स से थोड़ा मुश्किल था। मैंने इसे बड़ी आसानी से हल कर लिया और अपना पेपर 20 मिनट पहले ही खत्म कर दिया। दूसरी तरफ Han तियानहाओ का हाल बहुत खराब था। एग्जाम के बाद मैंने देखा कि Han तियानहाओ का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। पहले अनिए क्या था है। Han तियानहाओ सबका फेवरेट था और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे। आसपास के सभी स्टूडेंट्स उसके दोस्त बनना चाहते थे। अभी भी सब लोग वही कर रहे थे जो रोज करते हैं, अपने आंसर्स चेक करने के लिए Han तियानहाओ के पास आ रहे थे। आमतौर पर Han तियानहाओ सब लोग वही कर रहे थे जो रोज करते हैं, अपने आंसर्स चेक करने के लिए Han तियानहाओ के पास आ रहे थे। आमतौर पर Han तियानहाओ सबके आंसर्स बड़े आराम से चेक करता था, लेकिन इस बार Han तियानहाओ जल्दी खड़ा हो गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रेस्टरूम जा रहा हूँ। Han तियानहाओ की तबीयत खराब देखकर यूयन ने घबराते हुए आगे बढ़कर उसका हाल चाल पूछा। Han तियानहाओ के चेहरे के भाव देखकर मैं समझ गया कि मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। इस फाइनल एग्जाम में Han तियानहाओ का पेपर बहुत खराब गया था। 3 दिन बाद फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए। ये चिंगरन सीधा पूरे ग्रेड में पहले नंबर पर आया। ये चिंगरन की मदद से मैं भी पूरे ग्रेड में तीसरे नंबर पर आने में कामयाब रहा। वहीं Han तियानहाओ जो हमेशा टॉप पर रहता था, वह सीधा 50वें नंबर से भी पीछे चला गया। यहाँ तक कि यू यन की रैंकिंग भी गिरकर 20वें नंबर पर आ गई। स्टेज पर खड़े होकर क्लास टीचर की नजर Han तियानहाओ पर पड़ी और उनकी आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। Han तियानहाओ, दोपहर को जाने से पहले अपने पेरेंट्स को लेकर आना। यह सुनकर Han तियानहाओ का चेहरा पीला पड़ गया। सर, मेरे पापा आमतौर पर बहुत बिजी रहते हैं, शायद उनके पास आने का समय न हो। और तुम्हारी मम्मी? क्लास टीचर को मम्मी के बारे में पूछते देख Han तियानहाओ का चेहरा और भी खराब हो गया। Han तियानहाओ को शांत देखकर दूसरों को शायद पता न हो कि क्या चल रहा है, लेकिन मुझे पता था। Han तियानहाओ के पेरेंट्स का बहुत पहले ही डिवोर्स हो गया था और उसके पापा अकेले ही उसे पाल रहे थे। लेकिन अब अपने दोस्तों और टीचर के सामने Han तियानहाओ ये बात कैसे मानता कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। Han तियानहाओ को शांत देखकर क्लास टीचर ने ठंडी सांस ली। Han तियानहाओ, तुम्हारे मार्क्स इतने ज्यादा गिर गए हैं, चाहे तुम्हारे माँ बाप बिजी हो या ना हो, उन्हें दोपहर को आना ही होगा। यह कहकर होमरूम टीचर ने समर होमवर्क देना शुरू कर दिया और Han तियानहाओ को बहाना बनाने का कोई मौका नहीं मिला। जैसे ही Han तियानहाओ ने सोचा कि उसके ड्राइवर पापा स्कूल आने वाले हैं, तो उसका दिल डर से कांप उठा। अगर उसके क्लासमेट्स को पता चल गया तो उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। दोपहर को बाकी स्टूडेंट्स अपना बैग पैक करके समर ब्रेक के लिए घर जा चुके थे, लेकिन जो काय और कुछ दूसरे लड़के वहीं रुक गए। यू यन बिल्कुल Han तियानहाओ के पास ही रुकी रही, जिस वजह से Han तियानहाओ बहुत ज्यादा परेशान हो गया। Han तियानहाओ ने अपने पापा को 12:30 पर स्कूल आने को कहा था। वह बस तब तक वेट करना चाहता था जब तक यू यन और बाकी के स्टूडेंट्स चले न जाएं, ताकि कोई भी उसके पापा की असलियत न जान सके। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यू यन उसकी चिंता करते हुए तब तक रुकने की जिद करेगी जब तक होमरूम टीचर उसे समझाकर चली नहीं जाती। और जो काय और बाकी सब ने भी बिल्कुल यही बहाना बनाया। वह Han तियानहाओ को तसल्ली देने के लिए वहीं रुकना चाहते थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि Han तियानहाओ को इस वक्त किसी तसल्ली की जरूरत नहीं थी। वह बस यही चाहता था कि वे सब जल्दी से वहां से दफा हो जाएं, नहीं तो उसका इतना बड़ा झूठ सबके सामने आ जाता। मैंने जानबूझकर अपना बैग पैक करने में देर की और डेस्क में रखी अपनी प्रैक्टिस बुक्स को धीरे धीरे समेटने लगा। दरवाजे के बाहर से ये चिंगरन ने देखा कि अंदर सिर्फ यू यन और उसके दोस्त बचे हैं, इसलिए वह अंदर आ गया। ये चिंगरन चलकर मेरे पास आया और मेरा बैग पैक करने में मेरी मदद करने लगा। मैं बैग पैक कर देता हूँ, लेकिन मैंने ये चिंगरन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसे एक इशारा किया। ग्यू घर में इतना वक्त एक साथ बिताने के बाद ये चिंगरन तुरंत समझ गया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। उसने चुपचाप एक चेयर खींची और मेरे पास बैठ गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आज एक सवाल में फंस गए हो? मैं अभी तुम्हें सिखा देता हूँ। मैं बस इस बात से परेशान था कि मेरे पास कोई बहाना नहीं था क्लासरूम में रुककर तमाशा देखने का। ये चिंगरन को देखकर, जिसने मुझे इतना अच्छा बहाना दे दिया था, मैंने जल्दी से अपनी प्रैक्टिस बुक निकाली और एक सवाल की तरफ इशारा किया। ये वाला सवाल है। ये चिंगरन ने बुक ली और आराम से उसे देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी दूर बैठा Han तियानहाओ घबराहट से जला जा रहा था। ये पहले ही कम नहीं था कि यू यन और जो काय वहां से नहीं गए थे, अब गुयू और ये चिंगरन भी भला क्यों रुक रहे थे। क्लासरूम की घड़ी को आधे घंटे के निशान के पास जाते देख Han तियानहाओ आखिरकार अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया। वह बोल उठा, यू यन, जो काय, तुम लोग पहले घर जाओ, मैं इसे अकेले संभाल लूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं यहीं तुम्हारे साथ रुकूंगी। अगर उस खड़ूस टीचर ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ तियानहाओ, हम सब यहीं हैं।
तुम डरो मत, तुम्हारे मार्क्स थोड़े ही तो कम आए हैं, बस इतनी सी बात है। क्या सच में तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना जरूरी है? यह देखकर कि जो काई और बाकी सब नहीं जा रहे हैं, हन तियानहाओ के पास पहले यूयन को मनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यूयान, तुम्हें सच में पहले जाना चाहिए। मेरे पापा हाई स्कूल में डेटिंग के खिलाफ हैं। मुझे डर है कि अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देखा तो वे गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, तो घर पहुंचकर मुझे मैसेज करना मत भूलना। हन तियानहाओ ने हाँ में सिर हिलाया। इस वक्त वह बस यही चाहता था कि यूयन जल्दी से चली जाए, जाने से ठीक पहले। यूयन ने परेशानी में जो काय और बाकी सबसे हन तियानहाओ का ख्याल रखने को कहा। यूयन को हान तियानहाओ की इतनी चिंता करते देख जो काय और बाकी सबके चेहरों पर जलन साफ दिख रही थी। और जो काय ने मुझे आगे बैठकर सवाल सॉल्व करते देखा। मैं ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे मैंने कुछ सुना ही न हो, तो उसने जानबूझकर जोर से कहा, मिस यू हमारे तियानहाओ से कितना प्यार करती है। मैंने सुना है कि मिस यू अभी से शादी की तैयारी कर रही है। तियानहाओ, तुम्हारा हान परिवार तो इतना बड़ा बिजनेस चलाता है, तुम दोनों ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही सगाई कर लोगे, है ना? मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता, तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? मिस यू तुमसे इतना प्यार करती है, वह तुम्हें अकेले पढ़ने के लिए बाहर बिल्कुल नहीं जाने देंगी। क्या पता यू फैमिली ही पहले हन फैमिली के पास रिश्ता लेकर चली जाए। बिल्कुल सही। हमारा तियानहाओ हैंडसम है और उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, और ऊपर से वह हान फैमिली का यंग मास्टर है। वह मिस यू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मिस यू हान तियानहाओ को अकेले बाहर पढ़ने नहीं जाने देंगी, वह आगे चलकर पक्का तुम्हारे साथ ही जाएंगी। सबके चेहरों पर उम्मीद देखकर हान तियानहाओ को भी लगने लगा कि उसका अमीर परिवार में शादी करने का सपना सच होने वाला है। यह सब सुनकर मैं अंदर ही अंदर हंसे बिना नहीं रह सका। हाई स्कूल ग्रेजुएशन के 3 साल बाद एक स्कूल रियूनियन हुआ था। उस वक्त तक हान तियानहाओ बाहर से पढ़कर वापस आ चुका था और उसने एक अमीर विदेशी लड़की को अपना बना लिया था। उन दोनों ने जल्दी ही सगाई भी कर ली थी। यूयन भी वहीं थी। हन तियानहाओ की सगाई की खबर सुनते ही यूयन ने मेरी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं किया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और वह हन तियानहाओ के पीछे पीछे बाहर भाग गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह हन तियानहाओ के पीछे बाहर भाग गई ताकि उससे अकेले में बात कर सके। और उस वक्त मैं पहले ही यूयन का पति बन चुका था। यूयन की इस हरकत की वजह से रियूनियन में मेरा पूरी तरह मजाक बन गया था। बाद में यू फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया और यूयन लिंचेंग की सबसे बड़ी बिजनेस एग्जीक्यूटिव बन गई। और ठीक उसी वक्त के आसपास हन तियानहाओ की वाइफ बिजनेस में फेल हो गई और उसने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। तभी वह देश वापस आया ताकि यूयन के साथ अपना रिश्ता फिर से शुरू कर सके। और यूयन ने मुझसे आराम से डिवोर्स लेने के लिए मुझे एक पागल खाने में बंद करवा दिया था। अपनी पिछली जिंदगी की इन सब बातों को सोचकर मेरे हाथ में पकड़ी पेंसिल अचानक टूट गई। ये चिंगरान ने चुपचाप मेरी तरफ देखा और मेरे अचानक हिलने डुलने ने जो काय और बाकी सबका ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। हाँ, लगता है कोई यह सब सुन नहीं पा रहा है। हमारे तियानहाओ की किस्मत में तो अमीर बनना ही लिखा है। कुयू, तुम जलो मत। अगर अगले जन्म में तुम किसी अमीर घर में पैदा हुए तो शायद मिस यू तुम्हें भी पसंद करने लगे। मेरे आसपास के लोग खुलेआम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ये चिंगरन से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह तुरंत खड़ा हुआ, जो काय के पास गया और जो काय की डेस्क पर जोर से लात मारी। जो स्टूडेंट्स अभी मजाक उड़ा रहे थे उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। तभी क्लासरूम के बाहर से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई। क्या यह क्लास 1 है? जो आदमी वहां आया था उसकी उम्र 40 साल के आसपास थी। वह एक साधारण शरीर का आदमी था। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था। उसके सिर पर कुछ सफेद बाल थे और उसने एक ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसके पैरों के जूते थोड़े फटे हुए थे। उसके हाथ बहुत खुरदुरे थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे सामने खड़ा आदमी बहुत ही मेहनती लग रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां खड़ा आदमी हन तियानहाओ के पापा थे। हन तियानहाओ ने नहीं सोचा था कि उसके पापा इतनी जल्दी आ जाएंगे। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, जो काय ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? हर एक स्टूडेंट हान के पापा को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। हान के पापा ने थोड़ा शर्माते हुए स्माइल किया। मैं हान, ये हमारी फैमिली के ड्राइवर हैं। हान तियानहाओ ने घबराहट में अचानक बोल दिया। वह जल्दी से चलकर अपने पापा के पास गया। अपने पापा के हैरान चेहरे को देखते हुए उसने कहा, मेरे पापा बिजी हैं और उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारे ड्राइवर को भेज दिया। अच्छा, तो ये हान फैमिली के ड्राइवर हैं। मुझे लग रहा था कि सीईओ हान ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे। सही बात है, तियानहाओ के पापा हान ग्रुप के सीईओ हैं। वह हर रोज बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं। उन्हें स्कूल आने का टाइम कैसे मिल सकता है? जूकाई और बाकी स्टूडेंट्स ने एक के बाद एक हाँ में हाँ मिलाई, जिससे हान तियानहाओ अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। और पास खड़े फादर हान साहब समझ गए कि उनका बेटा अपने दोस्तों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और हान फैमिली का यंग मास्टर बनने का नाटक कर रहा था। उन्होंने हान तियानहाओ को खींचा। तियानहाओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मेरा नाम लेने की इजाजत किसने दी? तुम हमारी हान फैमिली के एक ड्राइवर के सिवा कुछ नहीं हो। अगर तुमने फिर से मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें हान फैमिली से बाहर निकलवा दूंगा। सही बात है, एक मामूली ड्राइवर
अपने बॉस के बेटे को पकड़ने की हिम्मत कर रहा है। अपनी औकात तो देखो। फादर हान का चेहरा खराब हो गया और हान तियानहाओ बहुत डर गया था कि अगर वह थोड़ी देर और रुके तो सबको पता चल जाएगा कि वह हान फैमिली का यंग मास्टर नहीं है। उसने तुरंत फादर हान को धक्का देना शुरू कर दिया। टीचर ऑफिस में वेट कर रहे हैं, जल्दी जाओ और उनसे मिलो। अपने बेटे के घबराए हुए चेहरे को देखकर फादर हान समझ गए कि उनका बेटा दोस्तों के सामने अपनी सच्चाई सामने आने से डर रहा है। हालांकि वह हान तियानहाओ की इस हरकत से खुश नहीं थे, लेकिन अपने बेटे के लिए, ताकि उसे स्कूल में कोई परेशानी न हो, वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चले गए। जूकाई ने नाराजगी से कहा, तियानहाओ, तुम्हारे इस ड्राइवर को बिल्कुल तमीज नहीं है। शायद उसे लगता है कि हान फैमिली का ड्राइवर होने की वजह से वह बहुत समय से यहाँ है और अपना रोब दिखा सकता है। हन तियानहाओ अपने पापा के लिए बाकी स्टूडेंट्स की ऐसी बेइज्जती वाली बातें सुनकर एक अजीब सी झूठी मुस्कान लाने की कोशिश करने लगा। इस बीच मैं एक तरफ बैठकर सवाल सॉल्व करने का नाटक कर रहा था और मेरे चेहरे पर एक मजा लेने वाली मुस्कान थी। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? ये मजेदार है। इसमें मजेदार क्या है? तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर समझ जाओगे। हन तियानहाओ के घबराए हुए चेहरे को देखकर, क्योंकि उसे अपनी सच्चाई सामने आने का डर था, मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिला। मैं सोच रहा हूँ कि जब आगे चलकर हन तियानहाओ का झूठ सबके सामने आएगा तो वह इस मुसीबत से कैसे बचेगा। आधे घंटे बाद फादर हान गुस्से से भरे चेहरे के साथ ऑफिस से बाहर आए। जब हान तियानहाओ ने फादर हान का चेहरा देखा तो उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया, लेकिन जूकाई और बाकी सब अभी भी उसके पास ही खड़े थे। इससे हान तियानहाओ को जबरदस्ती शांत रहना पड़ा और वह चलकर फादर हान के पास गया। क्या आपकी बात हो गई? अगर हो गई है तो जल्दी से यहाँ से जाओ। इस वक्त वह किसी भी तरह फादर हान को वहां से निकालना चाहता था, लेकिन तभी क्लासरूम में जूकाई आगे आया। वह सच में इसी वक्त आगे बढ़ा। ड्राइवर अंकल, हमारे तियानहाओ का बस इस एक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आया है। अपने बॉस के सामने आपको पता है ना कि क्या बोलना है। फादर हान ने एक शब्द भी नहीं बोला। जूकाई को लगा कि फादर हान बदतमीजी कर रहे हैं। इससे उसने तुरंत कहा, मिस यी ने हमें तियानहाओ का ध्यान रखने को कहा है। अगर तुमने इस बारे में किसी से भी एक शब्द बोला तो न सिर्फ हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मिस यी भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। जूकाई को लगा कि उसने बहुत अच्छी धमकी दी है। इस बीच क्लासरूम में बैठे हुए मेरी हंसी छूटने ही वाली थी। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। न सिर्फ उसके मार्क्स कम आए और उसके पापा को बुलाया गया, बल्कि तियानहाओ अब अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। उसने जल्दी से फादर हान को आगे धकेला। ठीक है, मुझे घर जाने की जल्दी है, जल्दी जाओ और गाड़ी लेकर आओ। इस वक्त तक फादर हान पहले ही अपने गुस्से को दबा रहे थे। उन्होंने हान तियानहाओ को पीछे धकेला, अपना हाथ उठाया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि हान तियानहाओ का आधा चेहरा दर्द से जलने लगा। जूकाई तुरंत गुस्से में आ गया। क्या तुम पागल हो? हमारा तियानहाओ एक यंग मास्टर है, तुम तो बस एक ड्राइवर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तियानहाओ पर हाथ उठाने की? क्योंकि मैं इसका बाप हूँ। अचानक से फादर हान लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे चले गए। हान तियानहाओ ने घमंड से अपना सिर उठाया और उसकी आवाज में धमकी थी, ये स्कूल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सब स्टूडेंट्स के सामने मुझ पर हाथ उठाने की? मुझे पता है कि मेरे पापा ने तुम्हें मुझे सुधारने का हक दिया है, लेकिन तुम फिर भी हमारी हान फैमिली के एक ड्राइवर ही हो। ये मत सोचना कि तुम सच में मुझे सब कर सिखा सकते हो। मुझे पता है कि मेरे पापा ने तुम्हें मुझे सुधारने का हक दिया है, लेकिन तुम फिर भी हमारी हान फैमिली के एक ड्राइवर ही हो। ये मत सोचना कि तुम सच में मुझे सबका सिखा सकते हो। अब जल्दी जाओ और गाड़ी लेकर आओ। क्या तुम यहाँ रुककर सबके सामने हमारी हान फैमिली का मजाक बनवाना चाहते हो? हान तियानहाओ की कही हर बात फादर हान को याद दिला रही थी कि यह एक स्कूल है और आसपास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ये देखकर भले ही फादर हान गुस्से से भरे थे, लेकिन वह सिर्फ गुस्से में अपना हाथ झटक कर वहां से चले गए। क्लासरूम के अंदर मैं अपनी गर्दन घुमाकर देखना चाहता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन यी चिंगरान ने पहले ही मेरी सारी प्रैक्टिस बुक्स मेरे बैग में डाल दी थी। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मेरी डेस्क बिल्कुल साफ और ठीक हो चुकी थी। यी चिंगरान ने मेरे सिर पर धीरे से मारा। देख लिया सब, अब घर चले। हम दोनों एक के बाद एक क्लासरूम से बाहर निकल गए। गर्मियों की छुट्टियां आ गईं मेरे लिए। यी चिंगरान ने खास तौर पर एक समर स्केड्यूल बनाया। 2 महीने से ज्यादा की कड़ी मेहनत के बाद मेरा वेट कम होकर 130 पाउंड्स हो गया था। गर्मियों की छुट्टियां आखिरी तैयारी के लिए सबसे अच्छा समय थी। अगस्त का महीना आ गया और गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। एक दिन अचानक क्लास के ग्रुप चैट में हंगामा मच गया। मैंने देखा कि चैट में हन तियानहाओ सबको इनवाइट कर रहा था कि सब लोग गर्मी से बचने के लिए एक समर रिजॉर्ट चले। समर रिजॉर्ट जाने की बात सुनकर सभी लोग तुरंत तैयार हो गए। जब मैंने ये मैसेज देखा तो मैं मुस्कुरा उठा। ऐसा लग रहा था कि हन तियानहाओ को डर था कि पिछली बार उसके पापा के स्कूल आने से दोस्तों को उस पर शक हो गया होगा, इसलिए उसने जानबूझकर यह मौका ढूंढा ताकि वह खुद को हान फैमिली का यंग मास्टर साबित कर सके। और उसने बहुत चालाकी से बात की। उसने सिर्फ सबको रिजॉर्ट चलने के लिए कहा, लेकिन यह साफ नहीं किया कि वह रिजॉर्ट उसकी फैमिली का है। इससे वह बाद में किसी भी मुसीबत से बच सकता था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसने कभी साफ नहीं किया कि वह रिजॉर्ट उसकी फैमिली का है। इससे वह बाद में किसी भी मुसीबत से बच सकता था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था।
और भागकर पास वाले कमरे में यी चिंगरन के पास गया। मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया। जब मैंने दरवाजा खोला तो यी चिंगरन खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, यी चिंगरन, क्या तुम परसों फ्री हो? क्या बात है? हमारी क्लास के हन तियानहाओ ने सबको एक समर रिजॉर्ट चलने के लिए कहा है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हन तियानहाओ का नाम सुनते ही यी चिंगरन के चेहरे से मुस्कान चली गई। मैं नहीं जाऊंगी। तुम सच में नहीं चलोगी? हाँ, वहां बहुत मजा आने वाला है। मैं तो क्लास ए में भी नहीं हूँ। तुम जाओ, बस रास्ते में अपना ध्यान रखना। जब मैंने देखा कि यी चिंगरन को कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने ज्यादा जिद नहीं की। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, यी चिंगरन ने अचानक कहा, मुझे वहां का एड्रेस दे दो। क्या तुमने अपना फैसला बदल लिया? नहीं। अगर ज्यादा देर हो गई तो मैं अंकल ली को तुम्हें लेने भेज दूंगी। यह सुनकर मैंने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, समझ गया। मैं यी चिंगरन को भी मजा देखने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। लगता है मुझे अकेले ही मजा देखना पड़ेगा। जल्दी ही परसों का दिन आ गया। वह समर रिजॉर्ट शहर के बाहर पहाड़ों में था। कहने को तो वह एक रिजॉर्ट था, लेकिन सच में वह एक बड़ा सा विला था जिसमें एक आंगन भी था। इस वक्त बाकी सभी स्टूडेंट्स पहले ही वहां पहुंच चुके थे। हन तियानहाओ ने आरामदायक कपड़े पहने हुए थे और ऐसा दिखा रहा था जैसे वह हमेशा से यहीं रहता हो। वह सभी स्टूडेंट्स को लिविंग रूम में बुला रहा था। सब लोग बैठो, इसे अपना ही घर समझो। ये पहली बार था जब जो काय और बाकी सबने इतना बड़ा विला देखा था, और एक पल के लिए तो वह हैरान रह गए और कुछ बोल नहीं पाए। तियानहाओ, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है। हाँ तियानहाओ, क्या तुम लोग आमतौर पर यहाँ नहीं रहते? ये तो बहुत ही ज्यादा आलीशान है। सब लोग हैरानी से देखने लगे। हालांकि क्लास ए के बहुत से स्टूडेंट्स अमीर परिवारों से थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वह बड़े अपार्टमेंट्स या शहर के बाहर छोटे विलाज में रहते थे। हान फैमिली के सामने वह लोग अभी भी बहुत पीछे थे। हन तियानहाओ मुस्कुराया, पर उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने कुछ नहीं कहा। ओह हाँ, तियानहाओ, मिस यी कहाँ है? मिस यी तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? हन तियानहाओ ने अपने हाथ पॉकेट्स में डाले। यूयन थोड़ी देर में आती ही होगी। चलो अभी के लिए मजा करते हैं। क्या सब लोग आ गए हैं? मुझे लगता है कोई कम है। क्या वह गुयू है? गुयू अभी तक नहीं आया। शायद उसमें आने की हिम्मत नहीं है। ऐसा नहीं है, उसे 2 साल से मिस यी पर क्रश था। वह भला कैसे छोड़ सकता है? उसके पास आने का कोई भी मौका। मेरे ऊपर हंसने और मजाक उड़ाने की आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं। तभी बाहर आंगन की डोरबेल बजी। जो काय सबसे पहले खड़ा हुआ। वह जरूर मिस यी होंगी। मैं दरवाजा खोलता हूँ। जो काय ने खुद दरवाजा खोलने की बात कही, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखा जिसका लुक कमाल का था। जो काय वहीं रुक गया। तुम कौन हो? गु यू। आवाज सुनकर हन तियानहाओ वहां आया। जो काय, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? हालांकि जो काय उसका सबसे अच्छा दोस्त था, फिर भी उसे डर था कि कहीं जो काय उसकी लड़की को न चुरा ले। लेकिन जब हन तियानहाओ वहां आया, उसने ऊपर देखा और मेरा हैंडसम चेहरा देखा। यह देखकर वह हैरान रह गया। एक पल के लिए तो वह अपने सामने खड़े इंसान को पहचान ही नहीं पाया। मैं पहले बोला, तियानहाओ, क्या तुम मुझे अभी से भूल गए? मुझे वहां खड़ा देखकर हन तियानहाओ के चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। मैंने अंदर झांका। क्या हुआ? क्या मेरा अंदर आना मना है? यह देखकर कि न तो हन तियानहाओ और न ही जो काय कुछ बोल रहे हैं, मैंने खुद ही फैसला किया और अपना सूटकेस अंदर लेकर चल दिया। जब तक हन तियानहाओ और जो काय होश में आते, मैं पहले ही लिविंग रूम के अंदर जा चुका था। क्लास की लड़कियां बस हंस रही थीं और बातें कर रही थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा और एक हैंडसम लड़के को सूटकेस लेकर अंदर आते देखा, उनमें से कुछ तो बिल्कुल हैरान रह गईं। उनकी क्लास में कब से इतना हैंडसम लड़का आ गया? हन तियानहाओ मेरे पीछे भागा। गुयू, क्या तुमने हन तियानहाओ को इस हैंडसम लड़के को बुलाते हुए देखा? किसी ने हैरानी से पूछा। तुम कह रहे हो कि यह गुयू है? क्या मजाक कर रहे हो? ये गुयू कैसे हो सकता है? पहले तो किसी भी क्लासमेट को यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरे चेहरे को ध्यान से देखने के बाद उन्हें लगा कि मेरा चेहरा अभी भी थोड़ा बहुत पहले जैसा ही दिखता है। गुयू, ये सच में गुयू है। ये देखकर कि मैंने अपना वजन कम कर लिया है, सबके चेहरे हैरानी से खिल उठे। कमरे में सिर्फ हान तियानहाओ का चेहरा खराब था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक गर्मी की छुट्टियों में मैं अपना सारा वजन कम कर लूंगा। अगर युयान ने गुयू को ऐसे देखा तो क्या वह भी उसे अलग तरीके से देखने लगेगी? हे सभी को, बहुत समय बाद मिले। मेरे पेरेंट्स हाल ही में एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, इसलिए मैंने खास तौर पर आप सबके लिए कुछ छोटे गिफ्ट्स तैयार किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। ये कहकर मैंने अपना सूटकेस खोला। सूटकेस पूरा इंपोर्टेड चीजों से भरा हुआ था। वह इंपोर्टेड वॉचेस से भरा हुआ था, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ खूबसूरत डिजाइनर ज्वेलरी से। जब क्लासमेट्स ने यह सब देखा तो वह लगभग भागते हुए आए। अरे बाप रे, ये तो महंगे डिजाइनर वॉचेस हैं। गुयू, क्या तुम्हारे पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए थे? क्या ये ब्रेसलेट लिमिटेड एडिशन नहीं है? मैंने सुना है कि यह बहुत महंगा है, और ये गेमिंग कंसोल तो हजारों का है। वह बिल्कुल भूल गए कि आज हान तियानहाओ होस्ट था। लाखों की कीमत के सामान से भरे सूटकेस को देखकर हान तियानहाओ का चेहरा और भी खराब हो गया।
मैंने हान तियानहाओ और जोकाई की तरफ देखा। तियानहाओ, जोकाई, तुम लोग भी आकर अपने लिए कुछ क्यों नहीं चुन लेते? जब जोकाई ने पहले सूटकेस में सामान देखा था तो उसकी आंखें लगभग चमक उठी थीं। लेकिन उसे जल्दी ही याद आया जो हान तियानहाओ ने पहले कहा था कि मेरे पापा सिर्फ एक ड्राइवर हैं और हमारे परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। वह भला बिजनेस ट्रिप पर कैसे जा सकते हैं और इतने महंगे गिफ्ट्स कैसे ला सकते हैं? जोकाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा। इसमें चुनना क्या है? ये सब तो बस नकली सामान है ना? जोकाई, गुयू तो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सही बात है, तुम इन्हें देखकर ही बता सकते हो कि ये असली हैं। ये नकली कैसे हो सकते हैं? इन पर तो विदेशी भाषा और असली होने के लेबल्स भी लगे हैं। जोकाई, किसी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। सबने बहुत जल्दी अपनी बात बदल ली। जोकाई उनकी बातों में आ गया, जबकि मैं पहले ही एक तरफ सोफा पर बैठ चुका था और सबको खुशी से अपने गिफ्ट्स चुनते हुए देख रहा था। यह देखकर कि हान तियानहाओ आगे आने में हिचकिचा रहा था, मैं मुस्कुराया और बोला, तियानहाओ, क्या ये समर रिजॉर्ट तुम्हारे परिवार का है? ये बहुत बड़ा लगता है। मेरा ये आम सा सवाल हन तियानहाओ को बड़ी मुश्किल में डाल देता है, क्योंकि ये समर रिजॉर्ट उसका बिल्कुल नहीं था। ये तो बस एक विला था जहां हान फैमिली कभी कभी ही आती थी। इस बार उसे चाबियां मिलने की अकेली वजह यह थी क्योंकि पूरी हान फैमिली छुट्टियां मनाने बाहर गई हुई थी और उसे अपने पापा के सामने दिखावा करना था। उसने परिवार की नैनी से बात करके जुगाड़ लगाया ताकि चाबियां उधार ले सके। इस समय सबकी निगाहें सीधे हन तियानहाओ पर थीं। यह देखकर कि मैं ढेर सारे महंगे गिफ्ट्स लाया था, हन तियानहाओ के पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और उसने कहा, हाँ, ये मेरे परिवार का ही है। इतना बड़ा विला, यहाँ एक भी नैनी क्यों नहीं है? मेरे अगले सवाल ने हन तियानहाओ को कुछ देर के लिए चुप कर दिया। इस विला की चाबियां पाना ही पहले से बहुत मुश्किल था, अब वह नैनी कहाँ से लाता? बाकी स्टूडेंट्स को भी यह अजीब लगा। हाँ तियानहाओ, यहाँ न तो कोई नैनी है और न ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है। इतने बड़े विला की देखभाल आमतौर पर कौन करता है? हन तियानहाओ ने तुरंत दिमाग लगाया। वह इसलिए क्योंकि सब लोग यहाँ मजा करने आ रहे थे, इसलिए मैंने उन सबको घर भेज दिया। मुझे डर था कि वह हमारा मूड खराब कर देंगे। यह देखकर कि हान तियानहाओ ने एक बहाना ढूंढ लिया है, मैंने परेशान होने का नाटक किया और कहा, लेकिन हम सभी को बहुत भूख लगी है। अगर कोई नैनी नहीं है तो हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? मैं खुद सबके लिए खाना बनाऊंगा। हन तियानहाओ को अपने खाना बनाने के तरीके पर पूरा भरोसा था। यह देखकर कि किसी को कोई ऐतराज नहीं है, मैं मुस्कुराया और बोला, तियानहाओ का खुद हमारे लिए खाना बनाना, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने सुना है कि हान फैमिली जैसी बड़ी कंपनी के लिए उनका रोज का रहना सहना भी बहुत आलीशान होगा। वह लोग रोज सी क्यूकम्बर्स खाते होंगे और साथ में एबलोन, इम्पोर्टेड वाग्यू बीफ और फोएग्रा भी। मैं कब से इन सब चीजों को खाने के लिए तरस रहा हूँ। तियानहाओ, हम इतनी दूर से आए हैं, तुमने हमारे लिए यह सब तैयार रखा होगा है ना? सी क्यूकम्बर्स, एबलोने, वाग्यू, फोएग्रा, मैं ये सब कहाँ से लाऊंगा? इससे पहले कि हान तियानहाओ कुछ बोल पाता, बाकी क्लासमेट्स भी बीच में बोलने लगे। हाँ, तियानहाओ ने तैयारी करने के लिए बहुत मेहनत की है। हमारे लिए इतने सारे छोटे तोहफे लाए हो, हम भी वह बाहर की खास चीजें चखना चाहते हैं। ये मत कहना कि तुम कंजूसी कर रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हन तियानहाओ हान फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। ये तो बस एक वक्त का खाना है, वह इसमें कंजूसी कैसे कर सकता है? उसके लिए ये कोई अनोखी चीज तो नहीं है ना? यह सुनकर हन तियानहाओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने इस ट्रिप के लिए सिर्फ कुछ स्क्यूअर्स ही तैयार किए थे और आज रात को बाहर बारबेक्यू करने का प्लान बनाया था। लेकिन अब जब मैंने उसकी इतनी तारीफ कर दी थी तो अब वह क्या सफाई देता? हन तियानहाओ को खामोश देखकर मैं बस खड़ा हो गया। तियानहाओ ने जरूर हमारे लिए तैयारी की होगी, चलो मैं खुद किचन में जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या अच्छी चीजें हैं। यह कहकर मैं किचन की तरफ चलने लगा। यह देखकर हान तियानहाओ ने मुझे तुरंत रोक दिया। उसने जबरदस्ती एक मुस्कुराहट लाते हुए कहा, सब लोग इतनी दूर से आए हैं, मैंने जरूर तैयारी की है, लेकिन खाने का सामान अभी रास्ते में है क्योंकि हम खाने वाले हैं। हमें बिल्कुल ताजा खाना ही खाना चाहिए। सही कहा ना दोस्तों? यह देखकर कि सच में कोई बड़ी दावत होने वाली है, क्लासमेट्स ने खुशी से हाँ में सिर हिलाया। लेकिन मैंने अपनी आईब्राव उठाई। इन पहाड़ों के बीच ताजा सी फूड? हन तियानहाओ ने सच में कुछ भी तैयार नहीं किया था। मैं देखना चाहता था कि वह बाद में इस गड़बड़ को कैसे संभालेगा, जब किसी का ध्यान नहीं था कि वह इसे लेते इस गड़बड़ को कैसे संभालेगा। जब किसी का ध्यान नहीं था, हन तियानहाओ चुपके से आंगन में चला गया और उसने जल्दी से युयान का नंबर लगाया। दूसरी तरफ से युयान थोड़ी परेशान लग रही थी। क्या बात है? जब तुम बाद में आओगी तो क्या तुम अपने साथ एबलोने, सी क्यूकम्बर्स और ऐसी ही कुछ चीजें ला सकती हो? एबलोने और सी क्यूकम्बर्स? क्या तुमने खाने का सामान तैयार नहीं किया था? सबने अचानक कह दिया कि उन्हें एबलोने, सी क्यूकम्बर्स, वाग्यू और फोइग्रा खाना है। मुझे नहीं पता कि ये सब कहाँ मिलेंगे। यह सुनकर युयान थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। हन तियानहाओ की आंखों में खुशी चमक उठी। शुक्रिया युयान, अगर तुम न होती तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। हन तियानहाओ सबका शक दूर करने में इतना बिजी था कि वह इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया कि युयान का मूड खराब था। थोड़ी ही दूर पर मैं दरवाजे के सहारे खड़ा था
और हान तियानहाओ को चुपके से युयान को कॉल करते हुए देख रहा था आंगन में। और मैं अपनी आईब्राव उठाकर धीरे से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मुझे लगा था कि हान तियानहाओ ने कोई बहुत बड़ा प्लान बनाया होगा, लेकिन वह तो बस युयान से मदद की भीख मांग रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यू फैमिली के अपना पैसा वापस लेने की वजह से ये फैमिली बर्बाद होने की कगार पर है। अब उनके पास पैसे नहीं बचे हैं ताकि युयान उन पैसों से हन तियानहाओ के खर्चे उठा सके। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी पर नाम देखकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भगवान भी मेरा साथ देगा। मैंने कॉल उठाई। शाओयू, क्या तुम आज फ्री हो? आंटी, ये क्या कोई काम है? आंटी को बस तुम्हारी याद आ रही थी। मैं आज तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूँ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हो? आंटी ये की आवाज सुनकर मैं आज तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूँ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हो? आंटी ये की आवाज सुनकर मैं तुरंत समझ गया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने हन तियानहाओ की तरफ देखा, जो अभी भी आंगन में युयान का इंतजार कर रहा था। क्या युयान भी वहां है? हाँ बिल्कुल है। युयान भी तुम्हें बहुत याद कर रही है। उसने पहले तुम्हारा दिल दुखाया था और अब उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। आज आंटी उससे तुमसे माफी मंगवाएगी। क्या ऐसा है? ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। मुझे आज रात को कुछ और काम भी देखना है, इसलिए हम लंच पर मिलते हैं। मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ आंटी? क्या अभी सही वक्त नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। आंटी अभी से तुम्हारे लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। ठीक है। मैंने फोन रख दिया और मैं अपनी ठंडी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाया। मेरी सास हमेशा से पैसे की लालची रही है और वह हमेशा ऐसी छोटी छोटी चालें चलती रहती है। इस बार मुझे इतनी जल्दी बुलाने का मतलब है कि ये फैमिली के साथ कोई बहुत बड़ी बात हुई है। मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मैं मुड़ा और वापस लिविंग रूम में चला गया। जब मैंने देखा कि लगभग 12 बज चुके हैं तो सबको भूख लगने लगी थी। हान तियानहाओ अभी भी बाहर की तरफ देख रहा था और युयान के खाने का सामान लाने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार एक लड़के ने बोल ही दिया, तियानहाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हम आखिर कब खाना खाएंगे? हाँ, दोपहर होने वाली है। क्या हमें वह बड़ी दावत मिलेगी या नहीं? आसपास के लोग अब शिकायत करने लगे थे। हन तियानहाओ ने जल्दी से उन्हें शांत करने की कोशिश की। बस अभी, वह जरूर जल्द ही पहुंचने वाली है। मैं एक बार फिर कॉल करके पूछता हूँ। हन तियानहाओ ने अपना फोन निकाला और तुरंत युयान का नंबर लगाया, लेकिन लाइन लगातार बिजी आ रही थी। कोई फोन नहीं उठा रहा था। यह देखकर हन तियानहाओ का चेहरा थोड़ा उतर गया। मुझे लगा कि अब सही वक्त आ गया है। तो यह देखकर हन तियानहाओ का चेहरा थोड़ा उतर गया। मुझे लगा कि अब सही वक्त आ गया है, इसलिए मैं खड़ा हुआ और मुस्कुराया। लगता है वह नहीं आ रही है ना? मुझे घर पर कुछ काम है, इसलिए मैं अब निकल रहा हूँ। तुम लोग मजे करो। मेरी बातों ने बाकी स्टूडेंट्स को बेचैन और परेशान कर दिया। वे यहाँ घंटों से इंतजार कर रहे थे और उन्हें पीने के लिए गर्म पानी तक नहीं मिला था। हन तियानहाओ ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने पहले ही अपना सूटकेस उठा लिया था। मैंने बाकी स्टूडेंट्स को बाय कहा। तभी बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। सबको लगा कि आखिरकार खाना आ गया है, लेकिन सब हैरान रह गए जब गाड़ी का दरवाजा खोलने वाली ये चिंगरन थी। ये चिंगरन हाथ में एक छतरी लिए मेरे पास आई। धूप के नीचे ये चिंगरन और मैं एक परफेक्ट जोड़ी लग रहे थे। सभी क्लासमेट्स गर्दन उठाकर देखने लगे। ये चिंगरन खुद गुयू को लेने क्यों आएगी? क्या वे दोनों डेट कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन गुयू के परिवार को देखकर वह बिल्कुल भी कोई गरीब स्टूडेंट नहीं लगता। वह गरीब कैसे हो सकता है? जो घड़ी गुयू ने ऐसे ही दे दी थी, उसकी कीमत 10,000 से ज्यादा की थी, समझे? स्टूडेंट्स के बीच बातें होने लगीं। इस बार जो काई को भी मेरी पहचान पर शक होने लगा था। मुझे लगता है कि गुयू किसी ड्राइवर का बेटा नहीं है। तियानहाओ, क्या तुमसे कोई गलती हुई है? हाँ, गुयू को ध्यान से देखो। वजन कम होने के बाद वह सच में काफी हैंडसम लग रहा है। काफी हैंडसम क्या होता है? वह बहुत ज्यादा हैंडसम है, समझे? क्लासमेट्स की ऐसी बातों ने हन तियानहाओ को अंदर से बहुत परेशान कर दिया। उसने अपने फोन की तरफ देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि युयान उसका फोन क्यों नहीं उठा रही थी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस वक्त ये फैमिली के घर के अंदर युयान लिविंग रूम में बैठी हुई थी और मेज पर रखे फोन को घूर रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस वक्त ये फैमिली के घर के अंदर युयान लिविंग रूम में बैठी हुई थी और मेज पर रखे फोन को घूर रही थी। मिसेज ये ने न जाने कितनी बार खाना गर्म किया था। उन्होंने गुस्से में कहा, जब गुयू यहाँ आएगा तो तुम अपना रवैया ठीक रखना। सिर्फ गुयू ही हमारी ये फैमिली का दामाद बनने के लायक है। मिसेज ये ने युयान का फोन मेज से छीन लिया और उन्होंने लॉबस्टर्स, एबलोने और सी क्यूकम्बर्स की तरफ देखा जो वह चुपके से घर से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उस छोटे से बॉयफ्रेंड से जल्दी से ब्रेकअप कर लो। यह सुनकर युयान का चेहरा उतर गया। तुम उसके बारे में ऐसी बात मत करो। कौन सा अच्छा लड़का? वह बस ये देखता है कि हमारे परिवार के पास पैसा है, इसलिए वह हमारे सहारे ऊपर उठना चाहता है। मैंने उस जैसे बहुत से मर्द देखे हैं। सिर्फ तुम ही इतनी मूर्ख हो जो उस जैसे लड़के को पसंद करती हो। हमारा परिवार पहले ही बहुत बड़े संकट में है।
क्योंकि गू फैमिली ने अपना पैसा वापस ले लिया है। तुम्हारे पापा का बिजनेस बंद होने वाला है। अगर तुम अभी भी ये फैमिली की बड़ी बेटी बनना चाहती हो तो अच्छा होगा कि तुम उसकी चापलूसी करो। जल्दी से जल्दी गुयू से शादी करना ही अब एकमात्र रास्ता है। जब मिसेज यी युयान को डांट रही थी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मिसेज यी ने जल्दी से खुद को ठीक किया, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाई और दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वह हैरान रह गईं। वहां मैं नहीं बल्कि मेरे पापा का सेक्रेटरी खड़ा था। आप ही मिसेज यी है ना? मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे यंग मास्टर को आखिरी वक्त पर कुछ काम आ गया है, इसलिए वह नहीं आ सकते। उन्होंने मुझे खास तौर पर आपको बताने के लिए भेजा है। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह नहीं आ सकते? यह सुनकर कि मैं नहीं आ रहा हूँ, युयान का गुस्सा अचानक भड़क उठा। हम घर पर कब से इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह नहीं आ सकते? यह सुनकर कि मैं नहीं आ रहा हूँ, युयान का गुस्सा अचानक भड़क उठा। हम घंटों से घर पर इंतजार कर रहे हैं। हमने खाना 3 बार गर्म किया है। इट्स वे पास्ट द अग्रीड टाइम। और उन्होंने बस एक नौकर को भेज दिया यह कहने के लिए कि वह नहीं आ सकते। यह साफ तौर पर हमारे साथ जानबूझकर मजाक किया जा रहा है। युयान खड़ी हुई और गुस्से में यी फैमिली के घर से बाहर निकल गईं। यी युयान, तुम कहाँ जा रही हो? अभी के अभी वापस आओ। युयान ने अपनी माँ की बात को इग्नोर किया। इसके बजाय वह अपनी कार में बैठी, कार का एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया और सीधे ग्यू फैमिली के घर की तरफ निकल गईं। उस वक्त मैं और ये चिंगरन घर पर लंच कर रहे थे। बाहर से युयान के चिल्लाने की आवाज आई, गुयू, दरवाजा खोलो। मेरे माता पिता दोनों काम पर गए थे, इसलिए घर पर सिर्फ मैं और ये चिंगरन थे। मैं खिड़की के पास गया और गू फैमिली के विला के बाहर देखा, जहां गुस्से से लाल युयान खड़ी थी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और थोड़ा मुस्कुराया। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब ये फैमिली ताकतवर थी तो उन्होंने सबसे पहले गू फैमिली को ही निशाना बनाया था, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस डूबने लगा था। उस वक्त मेरे माता पिता ने युयान से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें दरवाजे से ही भगा दिया गया था। अब आखिरकार उसे उस अपमान और बेइज्जती का स्वाद चखने को मिल रहा था जो मेरे माता पिता ने पिछली जिंदगी में झेली थी। जू, मुझे पता है तुम अंदर हो, अभी के अभी दरवाजा खोलो। वह गुस्से से पागल हो रही थी। इस बीच लिविंग रूम में ये चिंगरन लैंडलाइन के पास गई और जल्दी से गू फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड को फोन लगाया। कोई बाहर तमाशा खड़ा कर रहा है, कृपया उसे बाहर निकालिए। उसने फोन रखा और वापस खाने की टेबल पर बैठ गई। बैठो और खाना खाओ। मैंने खिड़की से बाहर देखा और देखा कि गू फैमिली के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स युयान के हाथ पकड़कर उसे रोक रहे हैं। हालांकि युयान ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। गार्ड्स ने गुस्से में कहा, जाओ जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, यहाँ तमाशा मत करो। मैं गुयू से मिलने आई हूँ। गुयू से कहो कि वह बाहर आए और मुझसे मिले। अभी भी नहीं जा रही हो? अगर तुम नहीं गई तो हम पुलिस को बुला लेंगे। युयान ने ऐसी बेइज्जती कभी नहीं झेली थी। उसका चेहरा खराब हो गया। मैं ये फैमिली की बड़ी बेटी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? ये फैमिली तो गू फैमिली के जूतों की धूल के बराबर भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हारा परिवार बर्बाद होने वाला है। क्या तुम्हें नहीं पता? बड़ी बेटी गई तेल लेने, कुछ ही दिनों में तुम सड़क पर भीख मांगती दिखोगी। ये फैमिली की यह हालत उनके दोस्तों और जान पहचान वालों में पहले ही फैल चुकी थी। यहाँ तक कि इस विला एरिया में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को भी इस बारे में सब पता चल गया था। युयान का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? लगता है मिस यी को सच में कुछ नहीं पता। ये फैमिली पे बाहर का बहुत सारा कर्ज है, उनके बहुत से बिजनेस प्रोजेक्ट्स। अगर हमारे बॉस गू ने उन्हें सहारा नहीं दिया होता तो वह कब के बर्बाद हो चुके होते। आपकी ये फैमिली ने ही पहले धोखाधड़ी की, और फिर भी आपकी हिम्मत देखो कि आप हमारे यंग मास्टर से मिलने चली आईं। हम जो आपको बाहर निकाल रहे हैं वह भी आप पर एक एहसान है। गार्ड की बातें युयान के घमंड को मिट्टी में मिला रही थीं। उसने उस बात के बारे में सोचा जो उसकी माँ ने आज उसे बताई थी कि ये फैमिली अब पूरी तरह फंस चुकी है। पहले तो उसने सोचा था कि उसकी माँ उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर रही है और जानबूझकर घर की हालत को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सब सच होगा। मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी ताकत बचाएं। हमारे यंग मास्टर को परेशान करने के बजाय आपको अपनी ये फैमिली को बचाने का रास्ता ढूंढना चाहिए, और यह सोचना चाहिए कि आप अपनी बड़ी बेटी की जगह कैसे बचाएं। यह कहकर दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने गू फैमिली के आंगन का लोहे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। युयान ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची। बहुत अच्छे गुयू, बहुत अच्छे गू फैमिली। उन्होंने बात को इस हद तक पहुंचा दिया। युयान गुस्से में अपनी कार में बैठी और वहां से चली गई। उसकी कार को दूर जाते हुए देखकर मेरे अंदर एक सुकून सा महसूस हुआ। वह तो इस थोड़े से अपमान को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। असली दुख भरे दिन तो अभी उसके आगे आने वाले हैं। जब उस शाम मेरे माता पिता घर वापस आए तो उन्हें पता चला कि युयान उसकी की इतनी हिम्मत हुई कि वह हमारे घर आकर तमाशा करे। मैंने उन्हें समझाया, आप गुस्सा मत होइए। अगर आपको इससे परेशानी होती है तो अगली बार हम दरवाजे पर एक बोर्ड टांग देंगे जिस पर लिखा होगा युयान, और कुत्तों का आना मना है। यह सुनकर मेरे पापा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। तुम भी ना हमेशा मजाक करते रहते हो।
लेकिन यह यी फैमिली सच में अपनी हद पार कर रही है। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने हमेशा युयान को कितना अच्छा समझा था, लेकिन वह तो इतनी एहसान फरामोश और धोखेबाज निकली। मौका अच्छा देखकर मैंने अपने माता पिता से पूछा, मम्मी पापा, मुझे याद है कि अंकल यी ने हमारी ग्यू फैमिली की कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, और हमारी ग्यू फैमिली के पास भी यी फैमिली की कंपनी के शेयर्स है ना? हाँ, ये सही है। मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि यी फैमिली आजकल बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं सोच रहा था, जब हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते खत्म हो ही चुके हैं, तो क्यों ना हम एक लॉयर से बात करें और यी फैमिली के पास जो हमारी ग्यू फैमिली के शेयर्स हैं उन्हें वापस खरीद लें। इससे उन्हें थोड़ी मदद भी मिल जाएगी, लेकिन इसके बदले में ग्यू फैमिली के पास यी कंपनी के जो शेयर्स हैं, हम उसे भी वापस ले लेंगे। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरे पापा नर्म दिल के हैं। हालांकि वह अभी तो अपना दिल पत्थर करके यी फैमिली की मदद करने से मना कर सकते हैं, लेकिन बाद में शायद उनका दिल पिघल जाता। इसके अलावा यी फैमिली के पास गू फैमिली के जो शेयर्स थे, उससे उन्हें हर महीने 8 फिगर का डिविडेंड मिल रहा था। इस वजह से यी फैमिली को थोड़ी राहत मिल रही थी। मैं चाहता था कि यी फैमिली को वापस खड़े होने का कोई मौका न मिले। मैं चाहता था कि यी फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाए और उन्हें इसका एहसास हो, और वैसा ही हुआ। मेरे पापा ने इस बारे में ध्यान से सोचा। तुम सही कह रहे हो, जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं बचा तो हमें बिजनेस के मामले भी साफ कर लेने चाहिए। पापा को राजी होते देखकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। जब यी फैमिली पूरी तरह बर्बाद होगी तो मैं अपने पापा का पैसा डूबने नहीं दे सकता था। अभी शेयर्स के पैसे वापस लेना नुकसान से बचने का सही तरीका था। इससे हमें याये कॉरपोरेशन के साथ अपने सारे रिश्ते पूरी तरह खत्म करने में भी मदद मिलेगी। और मुझे याद है कि मेरी पिछली जिंदगी में ये परिवार की मुसीबत सिर्फ बैंकरप्ट होने तक नहीं थी, बल्कि उन पर बहुत बड़ा कर्ज था। बस फर्क इतना था कि उस वक्त मेरी शादी युयान से हो चुकी थी, और गू और ये परिवार के पास एक दूसरे की कंपनीज के शेयर्स थे। गू परिवार को ये परिवार को इस मुश्किल से निकालने के लिए अपना बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा था, लेकिन इस जिंदगी में युयान को पूरी तरह अपने दम पर ही सब संभालना होगा। डिनर टेबल पर ये चिंगरन बिल्कुल खामोश बैठी थी। मैंने ध्यान दिया कि वह थोड़ी उदास लग रही थी। वह बहुत कम ही ऐसा चेहरा बनाती थी। ये चिंगरन, क्या तुम परेशान हो? तुम सच में ये परिवार की बहुत परवाह करती हो? ये परिवार की परवाह, ये परिवार की परवाह। एक तरह से देखा जाए तो हाँ, मुझे परवाह है, लेकिन मुझे इस बात की परवाह है कि ये परिवार कब बर्बाद होगा और कब युयान अपना सब कुछ खो देगी। लेकिन मैं अपने दिल की बात जोर से नहीं बोल सकता था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुमने अचानक ऐसा क्यों कहा? क्या तुम ये परिवार की परवाह कर रही हो या फिर युयान की? ये चिंगरन का सीरियस चेहरा देखकर मैं अचानक हंसने लगा। मुझे न तो ये परिवार की परवाह है और न ही युयान की। मुझे बस इस बात की फिक्र है कि हमारा गू परिवार उनके चक्कर में न फंसे और हमारे पैसे डूबने से बच जाए। तुम चिंता मत करो। मुझे पता है कि पिछले वक्त में ये परिवार ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। मैं उन पर कभी भी तरस नहीं खाऊंगा। ये चिंगरन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी बात सुनकर ये चिंगरन हैरान रह गई। उसे होश में आने में थोड़ा वक्त लगा। तुम हमेशा मेरे साथ हो? हाँ, लेकिन युयान का क्या? उसका मुझसे क्या लेना देना? तुम तो उसे बहुत पसंद करते थे। तुमने खुद ही तो कहा। वह पुरानी बात थी। इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। मैं पहले उसे पसंद करता था, लेकिन अब नहीं करता। तो अब तुम किसे पसंद करते हो? मैं अपने परिवार को पसंद करता हूँ, और खुद को। जैसे ही ये चिंगरान ने अपनी आंखें नीचे की, मैं उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। और हाँ, तुम भी तो मेरा परिवार हो। इस एक बात से ये चिंगरन के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। परिवार, लेकिन वह सिर्फ उसका परिवार बनकर नहीं रहना चाहती थी। दूसरी तरफ समर रिजॉर्ट पर हान तियानहाओ अकेले ही सब कुछ समेट रहा था। न सिर्फ सारे क्लासमेट्स दोपहर को ही चले गए थे, बल्कि सब कुछ समेटते हुए। न सिर्फ सारे क्लासमेट्स दोपहर को ही चले गए थे, बल्कि युयान के न आने की वजह से सबके सामने उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। यहाँ तक कि जो काई ने भी उस शाम को जाने का कोई बहाना बना लिया था। हान तियानहाओ जितना इस बारे में सोचता, उसे उतना ही बुरा लगता। उसने अपना फोन निकाला और जिद में आकर युयान को कॉल करता रहा। पहले की तरह नहीं, इस बार युयान ने सच में कॉल उठा ली। तियानहाओ। हन तियानहाओ ने ये मेंग्याओ की थकी हुई आवाज पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने गुस्से में कहा, ये मेंग्याओ, तुमने पूरे दिन मेरा फोन नहीं उठाया। तुम आखिर कर क्या रही थी? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से पूरी क्लास के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? मैं सबके सामने मजाक बनकर रह गया। लेकिन इस बार दूसरी तरफ से युयान काफी देर तक बिल्कुल खामोश रही। हन तियानहाओ के दिल की धड़कन अचानक रुक सी गई। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत अपने गुस्से पर काबू पाया। युयान, मुझे माफ कर दो। मैं बस बहुत गुस्से में था। मैं सच में तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता। क्या तुम ठीक हो? दूसरी तरफ से लंबी खामोशी के बाद आखिरकार युयान की थकी हुई आवाज आई, तियानहाओ, चलो कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहते हैं। और युयान ने फोन काट दिया। हन तियानहाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सिर्फ एक ही दिन तो हुआ है, आखिर अचानक क्या हो गया? अगले दिन युयान और हन तियानहाओ के झगड़े की खबर। अगले दिन युयान और हन तियानहाओ के झगड़े की खबर पूरी क्लास को पता चल चुकी थी।
हान तियानहाओ, जो आमतौर पर क्लास के ग्रुप चैट में बहुत एक्टिव रहता था, उसने पूरे दिन एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे इस नतीजे से बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, और इस वक्त मेरे लिए इस तमाशे के मजे लेने से ज्यादा पढ़ाई करना जरूरी था। उस शाम मेरे पापा जब घर आए तो बहुत परेशान लग रहे थे। मेरी मम्मी ने चिंता से पूछा, क्या आज कंपनी में सब ठीक नहीं रहा? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? ये परिवार के लोग आज फिर मुझसे मिलने आए थे। मैंने उन्हें मना कर दिया। जो बात गुयू ने कल रात शेयर्स खरीदने और वापस करने के बारे में कही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनसे कैसे कहूँ। आखिरकार हम 10 साल से ज्यादा से दोस्त हैं। मेरी पिछली जिंदगी में मिसेज ये ने अच्छे से समझ लिया था कि मेरे पापा बहुत नरम दिल के हैं, इसीलिए उन्होंने बार बार गू परिवार से मदद की भीख मांगी। और आखिर में अगर हमारा ग्यू परिवार उनकी मदद नहीं करता तो लोग हमें बेरहम और एहसान फरामोश कहते और जानवरों से भी बदतर समझते। इस मौके पर मैंने खुद आगे बढ़कर कहा, पापा, आप यह मामला मुझ पर और लॉयर पर क्यों नहीं छोड़ देते? तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें शेयर्स खरीदने और वापस करने के बारे में क्या पता? मैं अब बच्चा नहीं रहा। भले ही मुझे इसकी सारी बातें न पता हों, लेकिन लॉयर को तो पता है। मैं बस वहां जाकर आंटी ये को हमारे शेयर्स वापस करने के लिए मनाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। मुझे इतना सीरियस देखकर मेरे पापा ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, तुम जाकर कोशिश कर सकते हो। मेरे पापा ने एक गहरी सांस ली। ठीक है, तुम जाकर कोशिश कर सकते हो। बस याद रखना, अगर थोड़ा नुकसान भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लोग हमें बेरहम न कहें। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुद पर हंसने लगा। हमारा गू परिवार और बेरहम, हमने इन सालों में ये परिवार की जो मदद की है वह जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन ये परिवार तो एहसान फरामोश निकला। वह इस लायक नहीं है कि हमारा गू परिवार उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करे। इस बार मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये परिवार अपनी आखिरी पाई तक न खो दे। अगले दिन मैं खुद लॉयर को लेकर उनके घर पहुंच गया। मिसेज ये इस वक्त बहुत परेशान थीं क्योंकि ये कॉरपोरेशन के शेयर्स पूरी तरह गिर चुके थे। जब उन्होंने डोरबेल की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि कोई कर्ज लेने वाला आया है। उन्होंने गुस्से में दरवाजा खोला। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने आ गए। मैंने कहा ना कि पैसे वापस मिल जाएंगे। जैसे ही मिसेज ये ने अपनी बात खत्म की, उन्होंने ऊपर देखा और मुझे वहां खड़े पाया। आंटी ये, मेन गुयू। मुझे देखकर मिसेज ये हैरान रह गईं। अभी तो सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे, वह मोटा लड़का गुयू इतना कैसे बदल गया? गुयू, क्या ये सच में तुम हो गुयू? हाँ, मैं ही हूँ। पिछली बार मैं किसी काम में फंस गया था, इसीलिए मैं आज खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ। आंटी ये, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मिसेज ये खुशी से फूली नहीं समाई। आंटी तुमसे नाराज क्यों होगी? अंदर आओ, अंदर आओ। तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। आंटी तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। ये कहते हुए मिसेज ये मुझे खुशी खुशी अंदर ले गईं। गुयू, क्या तुम यूयन से मिलने आए हो? मैं अभी उसे कॉल करके वापस बुलाती हूँ। पता नहीं वह लड़की कहाँ घूमने चली गई है। मुझे उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा। मिसेज ये खुशी खुशी मेरे लिए चाय बनाने लगी। आंटी, आप परेशान मत होइए, मुझे सच में उसे अच्छे से समझाना पड़ेगा। मिसेज ये खुशी खुशी मेरे लिए चाय बनाने लगी। आंटी, आप परेशान मत होइए, मैं इस बार यूयन से मिलने नहीं आया हूँ। मैं आपसे मिलने आया हूँ आंटी। मुझसे मिलने? मैंने अपने पास खड़े लॉयर की तरफ देखा। ये गू कॉरपोरेशन के लॉयर हैं। हम इस बार यहाँ आपके साथ शेयर्स खरीदने के बारे में बात करने आए हैं। शेयर्स खरीदने? मिसेज ये के दिल की धड़कन रुक सी गई। वह डर गई कि कहीं मैं ये परिवार के पैसे छीनने तो नहीं आया। मेरे पापा ने सुना है कि आजकल ये कॉरपोरेशन थोड़ी मुश्किल में है। उसे याद आया कि ये कॉरपोरेशन के पास अभी भी ग्यू फैमिली की कंपनी के शेयर्स हैं, इसलिए उसने खास तौर पर लॉयर को बुलाया ताकि वह ग्यू फैमिली के पास जो ये कॉरपोरेशन के शेयर्स हैं उन्हें अच्छी कीमत पर वापस खरीद सके और इस मुश्किल वक्त में ये कॉरपोरेशन की मदद कर सके। मेरी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही थीं, लेकिन उनका असली मतलब ये था कि हम अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं। मिसेज यी के दिल में थोड़ा डर था। ये फैमिली पर सच में इस वक्त बहुत बड़ा कर्ज था। अगर उन्होंने वक्त पर पैसे नहीं चुकाए तो शायद उनका यह घर नीलाम हो जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने गू कॉरपोरेशन के शेयर्स दे दिए तो आने वाले वक्त में उनकी फैमिली की कमाई का कोई जरिया नहीं बचेगा। मिसेज यी ने थोड़ा नर्म होते हुए कहा, गुयू, जब तुमने ये बात शुरू की है तो आंटी को तुमसे एक मदद चाहिए। यूयन के पापा के गुजर जाने के बाद हम पूरी तरह तुम्हारी गू फैमिली के सहारे ही जिए हैं, लेकिन इस वक्त हमारी ये फैमिली सच में बहुत बड़े संकट में है। क्या तुम्हारे पापा हमारी मदद के लिए हमें कुछ पैसे उधार देंगे? मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही ये कॉरपोरेशन की हालत ठीक होगी हम तुम्हारे पैसे तुरंत वापस कर देंगे। तुम्हारी फैमिली के पास भी तो ये कॉरपोरेशन के शेयर्स हैं। जब ये कॉरपोरेशन के पास पैसा आएगा तो ग्यू फैमिली का फायदा और भी बड़ा होगा। मिसेज यी के चेहरे पर ऐसी लाचारी देखकर मैं अंदर ही अंदर हंसने लगा। आंटी, और भी बड़ा होगा। मिसेज यी के चेहरे पर ऐसी लाचारी देखकर मैं अंदर ही अंदर हंसने लगा। आंटी, यी फैमिली को इस मुश्किल से निकलने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? मेरे पूछते ही मिसेज यी ने तुरंत जवाब दिया, हमें अभी 1 बिलियन की जरूरत है। बस 1 बिलियन मिल जाए तो हमारी ये फैमिली इस मुश्किल से निकल जाएगी। 1 बिलियन की बात सुनकर मैंने परेशान होने का नाटक किया। 1 बिलियन?
मिसेस यी डर गईं कि कहीं मैं मना ना कर दूं, इसलिए उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। गू यू, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे पापा भी बहुत अच्छे इंसान हैं। हम तो बस एक अकेली माँ और बेटी हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हमें यह 1 बिलियन नहीं मिले तो मुझे डर है कि हम सड़क पर आ जाएंगे। मिसेस यी जानती थीं कि मैं भी अपने पापा की तरह नर्म दिल हूँ। इस वक्त वह रोते हुए अपनी सारी परेशानियां मुझे बता रही थीं। मैं जानती हूँ कि यूयन ने पहले गलती की थी, मैंने उसे अच्छी तरह समझा दिया है। तुम चिंता मत करो, आंटी के दिल में तुम ही मेरे अकेले दामाद हो। आगे चलकर जब तुम्हारी और यूयन की शादी होगी तो तुम मेरे बेटे बन जाओगे। हमारी यी और गू फैमिली हमेशा एक ही रहेगी। मिसेस यी की यह बेकार बातें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आंटी, हम पहले एक ही परिवार थे, आप ये क्या कह रही हैं? लेकिन 1 बिलियन सच में बहुत बड़ी रकम है। चाहे हमारी ग्यू फैमिली के पास पैसा हो, पर हम एक साथ 1 बिलियन उधार नहीं दे सकते। मिसेस यी थोड़ा घबरा गईं। आह, तो फिर अब हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास 1 बिलियन नहीं आया तो कुछ ही दिनों में कर्ज वसूल करने वाले आएंगे और हमारा घर नीलाम कर देंगे। मैंने अपने सामने खड़ी मिसेस यी को दिलासा दिया। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, चाहे हम 1 बिलियन न दे सकें, पर आप इसका इंतजार कर सकती हैं। मैं? मेरे पास 1 बिलियन कहाँ से आएगा? आंटी, आपके पास हमारी ग्यू फैमिली के 5% शेयर्स हैं। चाहे ये बहुत ज्यादा नहीं है, पर इनकी कीमत कम से कम 600 से 800 मिलियन रुपए है। इस वक्त यी फैमिली के पास पैसों की बहुत कमी है। ये 5% शेयर्स आपको हर महीने थोड़ा फायदा तो दे सकते हैं, पर इससे आपकी अभी की मुश्किल हल नहीं होगी। हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं खुद एक फैसला लूंगा। मैं 1 बिलियन देकर उन्हें वापस खरीद लूंगा। यी कॉरपोरेशन के पास जो ग्यू कॉरपोरेशन के 5% शेयर्स हैं, फिर मैं अपने पापा से कहकर कोई रास्ता निकालूंगा ताकि हम इन 5% शेयर्स को बेच सकें। चाहे इससे हमारी फैमिली का कुछ 100 मिलियन का नुकसान होगा, पर कम से कम हम यी फैमिली की मदद तो कर पाएंगे। मेरी यह बात सुनकर मिसेस यी के मन में लालच आ गया। यह तो बिना कुछ किए उन्हें 200 या 300 मिलियन रुपए ज्यादा मिलने जैसा था। उन्हें ऐसी अच्छी डील कहीं और नहीं मिलती। लेकिन क्या तुम्हारे पापा इस बात के लिए मानेंगे? मेरे पापा बहुत नर्म दिल हैं। आंटी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा, वह जरूर मान जाएंगे। मिसेस यी को अभी भी हिचकिचाते हुए देखकर, क्योंकि वह गू कॉरपोरेशन के शेयर्स जैसा बड़ा फायदा नहीं खोना चाहती थीं, मैंने आगे कहा, आंटी, मैं ये आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। मैंने सुना है कि कर्ज वसूल करने वाले बहुत खतरनाक होते हैं। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो वे हाथ पैर भी काट सकते हैं। हाथ पैर काटने की बात सुनकर मिसेस यी का चेहरा पीला पड़ गया। तो फिर? मैं अभी शेयर्स देने को तैयार हूँ, लेकिन पैसे हमारे अकाउंट में कब तक आ जाएंगे? आंटी, आप जल्दी मत कीजिए। एक और बात है जो आपको जरूर माननी होगी। वह क्या है? आंटी, मेरे पापा ने मुझे एक काम देकर भेजा है। मैं आपकी इतनी बड़ी मदद कर रहा हूँ तो आप भी हमारे पास जो यी कॉरपोरेशन के 5% शेयर्स हैं उन्हें वापस खरीद लीजिए, जो हमारी ग्यू कॉरपोरेशन के पास हैं। लेकिन आपकी फैमिली तो अपने शेयर्स वापस लेना चाहती है, और इस वक्त हमारे पास सच में इतने पैसे नहीं हैं। आंटी, मैंने हिसाब लगा लिया है। इस वक्त यी कॉरपोरेशन के शेयर्स की कीमत बहुत गिर गई है और उनकी वैल्यू आधी से भी कम हो गई है। ऐसे वक्त में हमारी फैमिली से यी कॉरपोरेशन के ये 5% शेयर्स वापस खरीदना आपके लिए सबसे सस्ता और फायदेमंद रहेगा। आगे चलकर जब यी कॉरपोरेशन ठीक हो जाएगी तो आप उन्हें फिर से बेच सकती हैं। आंटी, आप खुद सोचिए, पहले हमारी फैमिली के पास जो यी कॉरपोरेशन के 5% शेयर्स थे उनकी कीमत लगभग 1 बिलियन थी, लेकिन अब जब यी कॉरपोरेशन के शेयर्स गिर चुके हैं तो इन 5% शेयर्स की कीमत 200 मिलियन से भी कम है। देखा जाए तो नुकसान हमारी ग्यू फैमिली का ही हो रहा है, और इसके साथ ही मैंने अभी आपके शेयर्स खरीदने के लिए आपको 300 मिलियन रुपए ज्यादा दिए हैं। तो आप मेरी इस छोटी सी मदद के लिए मना तो नहीं करेंगी ना? मिसेस यी मेरे इस सारे हिसाब किताब से थोड़ा उलझ गईं। चाहे वह चालाक थीं, पर बिजनेस चलाने के मामले में उन्हें बहुत कम जानकारी थी, इसीलिए मैं उन्हें आसानी से अपनी बातों में फंसा सका। ये बात तो सही है, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत गलत होगा। जियो कॉरपोरेशन के शेयर्स वापस करने के मामले में मिसेस यी थोड़ा हिचकिचाईं, पर ग्यू फैमिली से यी कॉरपोरेशन के शेयर्स वापस खरीदने के लिए मिसेस यी के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। आखिर इन शेयर्स को आगे चलकर बेचा जा सकता था और अच्छे पैसे कमाए जा सकते थे, और अब उन्हें ग्यू फैमिली को हर महीने कोई डिविडेंड भी नहीं देना पड़ेगा। मिसेस यी ने मेरा हाथ थपथपाया। मैं अभी अपनी सील और शेयर्स के असली कागज लेकर आती हूँ। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरा यही इंतजार करो। मैंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही मिसेस यी वहां से गईं, मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने आराम से चाय की एक चुस्की ली। मिस्टर गू लॉयर मुझसे कुछ पूछने ही वाला था, पर मैंने उसे आंखों से ही इशारा करके रोक दिया। लॉयर तुरंत चुप हो गया और उसने आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। जल्दी ही मिसेस यी बेडरूम से बाहर आईं। हमने जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया और ग्यू और यी फैमिली के बीच का असली शेयर अग्रीमेंट वापस ले लिया। मेरे चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। इसके साथ ही हमारी ग्यू फैमिली आखिरकार यी फैमिली के हर रिश्ते से पूरी तरह आजाद हो गई। क्यू यू, उन पैसों का क्या होगा? आंटी, आप चिंता मत कीजिए,
पैसे बहुत जल्दी आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन पहले हमें एक बात साफ करनी होगी। ये फैमिली इस वक्त मुश्किल में है। मुझे लगता है कि शेयर्स वापस करने के जो 200 मिलियन रुपए आपको हमें देने हैं, वह एक साथ देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। यह सुनकर मिसेस यी ने हाँ में जोर से सिर हिलाया। इसीलिए मैंने दो रास्ते सोचे हैं। पहला रास्ता, हम इस रकम को उस 1 बिलियन में से काट लेंगे जो हम यी फैमिली को देने वाले हैं। दूसरा रास्ता, यी फैमिली ये 200 मिलियन रुपए अभी हमारे उधार रख सकती है। मैं लॉयर से एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेता हूँ और आप इसके बदले यी कॉरपोरेशन की कोई बराबर कीमत की चीज गारंटी के तौर पर रख सकती है। ठीक है, तो हम गारंटी ही रखेंगे। मिसेस यी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने बिना सोचे समझे यह फैसला लिया, और यही तो मैं चाहता था। ठीक है फिर। मैंने अपने पीछे खड़े लॉयर की तरफ देखा जिसके हाथ में लैपटॉप था। लॉयर वैंग, क्या आपने हमारी बातों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लिया है? हाँ, यह तैयार है। लॉयर ने नया कॉन्ट्रैक्ट लैपटॉप पर खोलकर मेरे और मिसेस यी के सामने रख दिया। आप इसे देख लीजिए। अगर सब ठीक है तो हम इसका प्रिंट निकाल लेते हैं। हम आज ही इस पर साइन कर देंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी यी फैमिली को पैसे भेज सकें। यह सुनकर मिसेस यी बार बार हाँ में सिर हिलाने लगी। वैसे भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना नहीं आता था। लेकिन जब तक उन्हें यह पता था कि कॉन्ट्रैक्ट की बातें यी फैमिली के फायदे में हैं, तब तक उनके लिए इतना ही काफी था। मैं एक तरफ बैठकर आराम से अपनी चाय पीता रहा और मिसेस यी को ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए देखता रहा। उस पर स्टैंप लगाया और साइन कर दिया। आखिरकार मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। आंटी, ये इस कोलैटरल के लिए मुझे लगता है, हाँ, ये फैमिली की चीजों का यूज करते हैं। शहर की 5 प्रॉपर्टीज और 3 गाड़ियां। लेकिन ये अभी भी थोड़ा कम लग रहा है। ये थोड़ा मुश्किल है। मुझे परेशानी में देखकर मिसेस ये डर गईं कि कहीं मैं पीछे न हट जाऊं, इसलिए वह बोली, मेरे पास अभी भी कुछ कीमती ज्वेलरी छुपी हुई रखी है। वे सब बहुत कीमती हैं। उनकी कीमत कम से कम 20 मिलियन तो होगी ही। तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह सुनकर मैंने हाँ में सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो इतना काफी होना चाहिए। लॉयर वैंग, प्लीज इसे नोट कर लीजिए। जी, मिस्टर गू। लॉयर वांग ने जल्दी से वह सब लिख लिया जो मिसेस ये ने अभी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में बताया था। मिसेस ये को साइन और फिंगरप्रिंट करते हुए देखकर मैं खड़ा हो गया। एक बार ऑफिशियल सील लग जाए तो हम तुरंत ये कॉर्पोरेशन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। आंटी, अब मैं चलता हूँ। तुम अभी जा रहे हो? क्या तुम यूएन के आने और डिनर करने का वेट नहीं करोगे? नहीं, थैंक यू आंटी। ये कहकर मैं लॉयर वांग को लेकर ये फैमिली के विला से निकल गया। मुझे डर था कि अगर मैं उस विला में 1 सेकंड भी और रुका तो मैं जोर से हंस पड़ूंगा। मिस्टर गुयू, क्या ऐसा करना सच में ठीक है? इसमें गलत क्या है? इतने समय से हमने ये फैमिली को कितने पैसे दिए हैं? अब वक्त आ गया है कि ये फैमिली हमारा पैसा वापस करे। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वैसे भी मैं हमारी गू फैमिली को अब और नुकसान का सौदा नहीं करने दूंगा, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगा कि ये फैमिली बिना किसी वजह के हमारी ग्यू फैमिली का फायदा उठाए। जब मैं उस शाम को वापस आया तो मेरे पापा अभी भी परेशान थे कि काम ठीक से नहीं हुआ होगा। खास तौर पर जब उन्होंने लॉयर वैंग के चेहरे पर हिचकिचाहट देखी। उनका एक्सप्रेशन देखकर मेरे पापा ने एक गहरी सांस ली और बोले, साफ साफ बताओ, हमारा कितना नुकसान हुआ? अपने बूढ़े बाप को सच बता दो ताकि मैं तैयार रहूं। हमने $700 मिलियन कमाए हैं। $700 मिलियन का फायदा हुआ है। लॉयर वांग ने मिसेस ये के साथ साइन किया हुआ अग्रीमेंट मेरे पापा के हाथ में दे दिया। मेरे पापा ने शक करते हुए कॉन्ट्रैक्ट को खोला। मुझे देखने दो कि तुमने 700 मिलियन कैसे कमाए। पहले तो मेरे पापा ने इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खोलने के बाद वह जितना पढ़ते गए उतने ही हैरान होते गए। आखिर में उन्होंने अपना चश्मा भी पहन लिया। वह बहुत ज्यादा हैरान दिख रहे थे। क्या ये सारी गिरवी रखी चीजें सच हैं? हाँ, वजह बे हमसे रिश्ता तोड़ने के लिए सिर्फ 1 बिलियन चाहती थी। उसने न सिर्फ हमारी ग्यू फैमिली के शेयर्स वापस किए, बल्कि अपनी गाड़ियां और घर भी हमारे पास गिरवी रख दिए। पापा, कॉन्ट्रैक्ट पर सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगा? मेरे पापा को यकीन नहीं हो रहा था। ग्यू कॉर्पोरेशन के 5% शेयर्स मार्केट में आराम से $1.5 बिलियन में बिक सकते हैं, लेकिन ये फैमिली ने शेयर्स वापस करने के लिए न सिर्फ $1 बिलियन लेना मंजूर किया, बल्कि ये सारी चीजें भी गिरवी रख दी हैं। ये सच में यकीन करने लायक नहीं है। आखिर इस कोलेटरल का क्या चक्कर है? पापा, क्या हमारी फैमिली के पास ये कॉर्पोरेशन के शेयर्स नहीं हैं? आंटी ये उन शेयर्स के पैसे तुरंत नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने आंटी ये से कहा कि वह बराबर कीमत की कोई चीज गिरवी रख दें। इस तरह वह अभी के लिए हमारे कर्जदार रहेंगे। अगर वक्त निकल गया और वह पैसे नहीं दे पाए तो ये गिरवी रखी चीजें हम नीलाम कर सकते हैं ताकि हमारा नुकसान पूरा हो सके। मेरी बात सुनकर मेरे पापा थोड़े हैरान रह गए। मेरी बातों को सुनकर मेरे पापा थोड़े हैरान रह गए। जो पैसा ये फैमिली ने पहले हमसे उधार लिया था वह सिर्फ एक आम कागज पे लिखा हुआ था, और उस पर पैसे वापस करने की कोई डेट भी नहीं लिखी थी। क्योंकि वह सालों से ये फैमिली के अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने कभी उन कागजों को सीरियसली नहीं लिया। पिछले 1 साल के दौरान ये फैमिली पर पहले ही हमारा करोड़ों का उधार था, और वह माँ बेटी हमेशा पैसे न होने का बहाना बनाकर बात को टाल देती थीं।
मेरे पापा ने कभी नहीं सोचा था कि इस बार मैं सच में मिसेस ये को एक कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना लूंगा। पास ही खड़ी मेरी माँ ने कहा, ये फैमिली के स्टॉक बहुत गिर चुके हैं। वह 5% शेयर अब उतने कीमती नहीं रहे। फिर उन्होंने इतनी सारी चीजें गिरवी रखने के लिए हाँ क्यों की? मम्मी, ये फैमिली पहले एक बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी। आंटी ये को फाइनेंस के बारे में ज्यादा समझ नहीं है और न ही इकोनॉमिक्स की, इसलिए उन्हें स्टॉक मार्केट के हालात का नहीं पता। मैंने बस ये फैमिली की थोड़ी तारीफ कर दी और आंटी ये मान गई। लेकिन क्या यह थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं है? इसमें सख्ती कैसी? ये फैमिली ने पिछले 1 साल में हमसे बहुत सारा पैसा उधार लिया है और उस माँ बेटी का पैसा वापस करने का कोई इरादा नहीं है। आज आंटी ये ने मुझे अपनी ज्वेलरी भी दिखाई। उनकी कीमत कम से कम करोड़ों में है। साफ पता चलता है कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है, वे बस हमारा पैसा वापस नहीं करना चाहते। वैसे भी सबको पता है कि ये फैमिली अब कर्ज में डूबी है। हम उन्हें उनका कर्ज चुकाने के लिए पैसे देने को तैयार हैं। यही हमारी तरफ से बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और सीरियसली बोला, मम्मी पापा, बिजनेस में हमें रिश्तों की कदर करनी चाहिए, लेकिन अगर सामने वाला इसकी कदर ही न करे तो हमें ज्यादा नर्म दिल होने की जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं भूल सकता कि पिछली जिंदगी में ये फैमिली ने गू फैमिली के साथ कैसा बुरा बर्ताव किया था। इस जिंदगी में मैं बस उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा था